बहुत जल्द ही साउथ वुल्फ का संचार अनुरोध प्राप्त हो गया। आप कौन हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो जल्दी कहिए। मैं बहुत व्यस्त हूँ, शी फैंग ने फोन उठाते हुए चिढ़ भरे लहजे में कहा। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? शी फैंग की बातों से साउथ वुल्फ लगभग आपा खो बैठा था। लेकिन अंत में उसने सब कुछ सह लिया। आखिरकार ये काम उसे ऊपर से सौंपा गया था, इसलिए उसे इसे ठीक से निभाना ही था। अगर कोई और उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करता तो उसका अंजाम निश्चित रूप से बुरा होता। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूं, शी फैंग ने कहा। साउथ वुल्फ ने गुस्से से कहा, अगर मुझे कुछ कहना ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगा? तो जल्दी बोलो, मैं बहुत व्यस्त हूं, शी फैंग ने चिढ़ते हुए कहा। उसके सामने एक बहुत बड़ा अवसर था, तो भला वह किसी अजनबी से बहस करने का समय कहां से निकालेगा? शी फैंग की बातों पर साउथ वुल्फ लगभग फिर से गुस्से से भड़क उठा। शी फैंग जैसा लापरवाह विशेषज्ञ उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हालांकि कुछ सोचने के बाद साउथ वुल्फ को एहसास हुआ कि शी फैंग ने उसकी असली पहचान न जानने के कारण ही उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। मुझे शांत होने की जरूरत है। शांत हो जाओ, साउथ वुल्फ ने खुद को दिलासा देते हुए कहा, जब तक उसे मेरी पहचान पता चलेगी वह निश्चित रूप से सदमे से बेहाल हो जाएगा। मैं अंडरवर्ल्ड का प्रवक्ता हूँ। मुझे लगता है आपने अंडरवर्ल्ड का नाम कभी नहीं सुना होगा, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि अंडरवर्ल्ड एक विशाल गुप्त संगठन है। अगर कोई व्यक्ति एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचता तो उसे हमारे अस्तित्व के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है। अंडरवर्ल्ड की ताकत के बारे में मैं आपको अभी बता सकता हूं। यहां तक कि एब्सोल्यूट हेवन जैसा हत्यारा भी 3 साल की मेहनत के बाद अब जाकर अंडरवर्ल्ड का बाहरी सदस्य बनने की योग्यता हासिल कर पाया है। अब तक तो वह बिल्कुल निचले स्तर का अस्तित्व था। क्या परम स्वर्ग तो पाताल लोक का सिर्फ एक बाहरी सदस्य है? शी फैंग थोड़ा चौंक गया। दरअसल उसने अंडरवर्ल्ड का नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसे ये भी नहीं पता था कि यह कितना शक्तिशाली है। हालांकि अगर एब्सोल्यूट हेवन जैसा शीर्ष स्तर का हत्यारा सिर्फ एक बाहरी सदस्य था तो इससे अंडरवर्ल्ड के रहस्यमय इतिहास का अंदाजा लगाया जा सकता है। शी फैंग को भी नहीं लगा कि साउथ वुल्फ झूठ बोल रहा है। ईश्वर के लोक में इतने सारे अनुभवों के बाद शी फैंग झूठ बोलने की पहचान करने में काफी माहिर हो गया था। इसके अलावा साउथ वुल्फ के बोलने का तरीका ऐसा था मानो कोई सम्राट आम लोगों को संबोधित कर रहा हो। यह कोई बनावटी बात नहीं थी। वे मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहते, है ना? शी फैंग ने मन ही मन सोचा। इससे पहले उसने एब्सोल्यूट हेवन के पास कोई गिल्ड प्रतीक चिन्ह नहीं देखा था। इसलिए वह हमेशा यही सोचता था कि एब्सोल्यूट हेवन एक गुप्त विशेषज्ञ है जो अकेले ही हत्यारा बनकर काम करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एब्सोल्यूट हेवन को इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा। शी फैंग के सदमे को सुनकर साउथ वुल्फ को थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई। असल में यह कोई खास बात नहीं है। अंडरवर्ल्ड का वास्तविक दुनिया में भी अकल्पनीय प्रभाव है। हमारे पास जो संसाधन और जानकारी है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। एक बाहरी सदस्य होने के बावजूद आपकी शक्ति किसी शहर की बड़ी कंपनी को भी हिला सकती है। यहां तक कि हिम देवी, जेंटल स्नो, जिनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं, उन्हें भी अंडरवर्ल्ड के एक मध्यम सदस्य का सम्मान करना पड़ता है। अंडरवर्ल्ड के उच्च प्रबंधन की तो बात ही छोड़िए। साउथ वुल्फ हंसते हुए गर्व से बोला, ये सारी जानकारी देकर मैं अंडरवर्ल्ड की बड़ाई नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि अंडरवर्ल्ड का कितना शक्तिशाली इतिहास है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जेंटल स्नो से पूछ सकते हैं। पर्याप्त शक्ति के बिना किसी के पास अंडरवर्ल्ड के अस्तित्व के बारे में जानने की योग्यता भी नहीं होगी। मैं आपसे संपर्क कर रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि अंडरवर्ल्ड ने आप पर ध्यान दिया है। अब आप अंडरवर्ल्ड में शामिल होने के योग्य हैं। क्या इसका कारण यह है कि मैंने परम स्वर्ग को मार डाला? शी फैंग ने शांत भाव से पूछा। जी हाँ, आप इसे इस तरह कह सकते हैं। अगर आप में परम स्वर्ग को मारने की शक्ति नहीं होती तो आप वास्तव में पाताल लोक का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते। साउथ वुल्फ थोड़ा हैरान था। शी फैंग उसकी बातें सुनकर जरा भी उत्साहित नहीं हुआ। अगर दूसरों को ऐसा ही संदेश मिलता तो वे आमतौर पर बहुत खुश होते और तुरंत शामिल होने की इच्छा रखते। आखिर अंडरवर्ल्ड में शामिल होने से कई प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका मिलता। भविष्य में काम करना भी बहुत आसान हो जाता। अंडरवर्ल्ड के पास मौजूद जानकारी कल्पना से कहीं अधिक थी और इससे भविष्य के विकास में अपार लाभ होता। तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं मान जाऊं तो मैं तुरंत अंडरवर्ल्ड का बाहरी सदस्य बन सकता हूं? शी फैंग ने काफी उतार चढ़ाव देखे थे। वह अब 20 साल की उम्र का वह अनुभवहीन युवक नहीं था।
इसलिए उसने बेहद शांत भाव से प्रतिक्रिया दी। अपने पिछले जीवन में शैडो गिल्ड के नेता के रूप में शी फैंग ने अंडरवर्ल्ड के अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि शी फैंग को इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं था। आखिरकार शैडो तो एक साधारण गिल्ड ही था। प्रथम श्रेणी के गिल्डों की नज़र में वे सड़क पर पड़ी एक चींटी के समान थे, जिनका जिक्र तक नहीं किया जा सकता था। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं। हालांकि अगर आप अंडरवर्ल्ड में शामिल होना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा। अभी आपके पास सिर्फ शामिल होने की योग्यता है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड में हम हमेशा से मानते आए हैं कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। जब आप अंडरवर्ल्ड में शामिल होने की कीमत चुकाने में सक्षम होंगे, तभी आप आधिकारिक तौर पर बाहरी सदस्य बन पाएंगे। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस तरह की कीमत चुकानी होगी? अंडरवर्ल्ड में शामिल होने की कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि परम स्वर्ग को भी इसमें शामिल होने में 3 साल लगे। लेकिन आप बेहद भाग्यशाली हैं। मेरी पिछली जांचों से मुझे पता चला है कि आपके पास एक ऐसी ज्वाला है जो आपकी आक्रमण और विनाशकारी शक्ति को बहुत बढ़ा सकती है। जैसे ही आप वह ज्वाला मुझे सौंप देते हैं और 10 सोने के सिक्कों का मासिक सदस्यता शुल्क अदा करते हैं, आप आधिकारिक तौर पर अंडरवर्ल्ड के बाहरी सदस्य बन जाएंगे। मुझे समझ आ गया। शी फैंग को अचानक ये बात समझ में आ गई। अंडरवर्ल्ड नामक संगठन वास्तविक जीवन के एक बड़े वाणिज्य मंडल के समान था। यदि कोई इस संगठन में शामिल होना चाहता था तो उसे सदस्यता शुल्क देना पड़ता था। हालांकि हर कोई इस संगठन में शामिल होने के योग्य नहीं था। संगठन के भीतर सदस्य आपसी सहयोग, सूचना साझाकरण और संसाधन साझाकरण के लिए मंच बना सकते थे। इससे सदस्यों को अपने उद्यमों को और विकसित करने के लिए कई व्यावसायिक अवसर प्राप्त होते थे। जब तुम समझ गए हो तो कीमत चुकाने के लिए कब तैयार हो? मैं रेड लीफ टाउन में ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मुझे अभी और भी बहुत कुछ करना है, साउथ वुल्फ हंसते हुए बोला। अगर उसे शी फैंग के हाथों में मौजूद एपिक रैंक की ज्वाला मिल जाए और साथ ही कई सालों का संचित योगदान भी, तो वह आधिकारिक तौर पर अंडरवर्ल्ड का मध्यवर्ती सदस्य बन जाएगा। उस समय वह अपनी इच्छा से हवा और बारिश को बुला सकेगा। माफ कीजिए, लेकिन मैं शामिल होने से इनकार करता हूं। आपको किसी और को ढूंढना चाहिए, शी फैंग ने सख्त लहजे में कहा। शैडो के साथ अपने अनुभव के बाद वह अब किसी और के संगठन में शामिल होना नहीं चाहता था, बल्कि उसे किसी और के संगठन में शामिल होने की जरूरत भी नहीं थी। पुनर्जन्म लेने के कारण उसे ऐसी बहुत सी जानकारियां थी जिनके बारे में दूसरों को पता नहीं था। उसे भविष्य के विकास के रुझानों का भी ज्ञान था। अगर अंडरवर्ल्ड उससे बराबरी के सहयोग के लिए संपर्क कर रहा होता तो वह इस पर विचार कर सकता था। लेकिन अंडरवर्ल्ड का सदस्य बनना उसके लिए किसी और की सेवा करने का ही दूसरा रूप होता। सौभाग्य से उसे ऐसी कोई रुचि नहीं थी। अभी वह एक बड़ी कार्यशाला स्थापित करना शुरू कर सकता था। एक बड़ा संघ स्थापित करने का लक्ष्य भी निकट ही था, इसलिए उसे अंडरवर्ल्ड में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती थी। अंडरवर्ल्ड में मिलने वाली सबसे मूल्यवान चीज ईश्वर के क्षेत्र के बारे में जानकारी थी। दूसरों की नज़र में ऐसी जानकारी अत्यंत मूल्यवान थी, लेकिन शी फैंग के लिए यह सामान्य ज्ञान था। उसके इतना ज्यादा बोलने का कारण सिर्फ अंडरवर्ल्ड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना था। तुमने क्या कहा? साउथ वुल्फ को लगा कि उसने गलत सुना है। इतनी देर तक बोलने के बाद शी फैंग ने उसे सीधे सीधे अस्वीकार कर दिया था। मुझे अंडरवर्ल्ड में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको किसी और को ढूंढना चाहिए, शी फैंग ने एक बार फिर दोहराया। इतनी बातें करने के बाद आखिर में तुम मुझसे सिर्फ मजाक कर रहे हो। साउथ वुल्फ ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इन कामों के क्या परिणाम होंगे? तुमने ही पहले मुझसे संपर्क किया था। अब जब मैं अंडरवर्ल्ड में शामिल नहीं होना चाहता तो क्या तुम मुझे धमकी देकर शामिल करवाओगे? शी फैंग ने व्यंग्य किया। हे पाताल लोक, तुमने हमसे खिलवाड़ करने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ज्वाला मुझे सौंप दो और मैं इससे भूल जाऊंगा कि यह मामला कभी हुआ ही नहीं। अन्यथा पाताल लोक के प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। दक्षिण भेड़िया ने ठंडे स्वर में धमकी दी। हा, आखिरकार तुमने अपनी लोमड़ी की पूंछ दिखा ही दी। शुरू से ही तुम्हारा लक्ष्य ज्वाला ही रहा है ना? तुम्हें परम स्वर्ग से पता चला कि मेरी ज्वाला कोई साधारण चीज नहीं है, इसलिए अब तुम इसे अपने लिए पाना चाहते हो, है ना? शी फैंग ने शांत भाव से कहा, मुझे तुमसे बस एक ही बात कहनी है, अगर तुम में क्षमता है तो आ जाओ। शी फैंग के शांत जवाब पर साउथ वुल्फ चुप हो गया। उसने शी फैंग को अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि और उसकी भयावह शक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से बताया,
फिर भी शी फैंग ने दृढ़ता से अंडरवर्ल्ड का विरोध करने का विकल्प चुना और मशाल सौंपने से इनकार कर दिया। साउथ वुल्फ में इस तरह का मामला पहली बार सामने आया था। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ कोमलहिम से जान पहचान और उसका साथ मिलने से पाताल लोक तुम्हें निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेगा, तो तुम बिल्कुल गलत हो। दक्षिण भेड़िया ने ताना मारते हुए कहा, यहाँ तक कि आज के जमाने का मशहूर ओरोबोरोस भी पाताल लोक से दुश्मनी रखने की हिम्मत नहीं करता, तो एक मामूली प्रथम उपनेता की तो बात ही छोड़ो। मैं तुम्हें मशाल सौंपने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। इस तरह तुम ईश्वर के राज्य में आराम से रह पाओगे, वरना ईश्वर के पूरे राज्य में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लगता है तुम्हें इंसानी शब्द बिल्कुल समझ नहीं आते, या फिर तुम्हारी बुद्धि में कोई कमी है। शी फैंग ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, सिर्फ कुछ शब्दों से तुम मेरी कोई चीज छीनना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार भगवान के राज्य का मालिक है? मैं तुम्हें एक बार फिर बताता हूं, अगर हिम्मत है तो आओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। यदि यह उसका अंतिम जीवन होता तो शी फैंग शायद आत्मसमर्पण कर देता, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग थी। इस जीवन में उसके पास पाताल लोक जैसी विशाल शक्ति को चुनौती देने के लिए पर्याप्त धन और आत्मविश्वास था। पुनर्जन्म लेने के बाद शी फैंग का जीवन का लक्ष्य उस सपने को पूरा करना था जो वह अपने पिछले जीवन में पूरा नहीं कर पाया था, अपना खुद का आभासी साम्राज्य स्थापित करना। इस मार्ग पर चलते हुए उसे ईश्वर के क्षेत्र की कई प्रमुख शक्तियों का शत्रु बनना तय था। यदि वह अब पाताल लोक में सिर झुका लेता है तो भविष्य में वह ईश्वर के राज्य के अत्याचारियों को कैसे चुनौती दे पाएगा? ईश्वर के राज्य में संसाधनों, क्षेत्र, उपकरणों आदि पर वह कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? हालांकि पाताल लोक का प्रभाव बहुत व्यापक था और वास्तविकता में भी उसका प्रभाव उतना ही महान था, लेकिन जब ईश्वर के क्षेत्र यानी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त द्वितीय लोक का सामना करना पड़ा, तो दुनिया की कोई भी शक्ति मुख्य ईश्वर प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। एक तुच्छ पाताल लोक की तो बात ही छोड़ दें। अगर अंडरवर्ल्ड शी फैंग की असल जिंदगी में पहचान की जांच करना भी चाहता तो यह नामुमकिन था। 100 से ज्यादा सालों के संचालन और सुधारों के बाद वर्चुअल रियलिटी गेम्स में खिलाड़ियों की निजता लगभग परिपूर्ण हो चुकी थी। वर्चुअल लेन देन के जरिए किसी व्यक्ति की पहचान उजागर करना भी असंभव था। बहुत खूब, लगता है तुमने वाकई पाताल लोक का विरोध करने का पक्का इरादा कर लिया है, तो नरक में प्रवेश करने की तैयारी शुरू कर दो। साउथ वुल्फ इतना गुस्से में था कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सचमुच कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे मौत का डर न हो। शी फैंग एक अकेला स्वतंत्र खिलाड़ी था और उसने ये घमंडी बातें सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि उसे पाताल लोक के आतंक का जरा भी अंदाजा नहीं था। साउथ वुल्फ की नज़र में शी फैंग एक अहंकारी और घमंडी मूर्ख था जिसे डर का कोई ज्ञान नहीं था। पब फ्यूचर एड्स। अंडरवर्ल्ड का मुख्य प्रभाव 2 साम्राज्यों और कई राज्यों पर था, जिनमें स्टार मून किंगडम भी शामिल था। अगर वह इस मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दे देता तो कुछ ही दिनों में शी फैंग जैसा स्वतंत्र खिलाड़ी गॉड्स डोमेन में नहीं रह पाता। उस समय शी फैंग के पास एपिक रैंक की ज्वाला अर्पित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। क्या सच में ऐसा है? मैंने पहले भी कई बार इसके माहौल का आनंद लिया है और तुम्हारे यहाँ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शी फैंग ने कंधे उचकाते हुए और घमंडी मुस्कान के साथ कहा। शी फैंग के पास अब बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला थी। अपनी वर्तमान युद्ध क्षमता के साथ वह किसी भी खिलाड़ी से जरा भी नहीं डरता था। अगर वे उस पर हमला करने की कोशिश करते तो वह गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाकर उनसे निपटता। उसकी लेवलिंग गति बहुत तेज थी, इसलिए वह उनका सामना करने में सक्षम था। उसे विश्वास नहीं था कि रेडलीफ टाउन में कोई भी गिल्ड या शक्ति इतनी बड़ी जनशक्ति और संसाधनों को बर्बाद करके लगातार उससे लड़ पाएगी। अपनी बात कहने के बाद शी फैंग ने कॉल काट दी। भाई फैंग, क्या हुआ? ब्लैकी को अभी हुई बातचीत से शी फैंग का गुस्सा महसूस हो रहा था। कुछ खास नहीं, बस कोई मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था, शी फैंग ने सिर हिलाते हुए अंडरवर्ल्ड को एक डाकू बताया। बेहतर होगा कि हम उस बूढ़े एनपीसी से जानकारी निकालने का कोई तरीका सोचें। ठीक है, ब्लैकी ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि शी फैंग ने हल्के फुल्के अंदाज में बात की, लेकिन ब्लैकी जानता था कि मामला उतना सरल नहीं था जितना शी फैंग ने बताया था। शी फैंग की मदद न कर पाने के लिए ब्लैकी मन ही मन खुद से नफरत कर रहा था। अगर वह और शक्तिशाली बन जाता तो शायद भविष्य में शी फैंग के काम आ पाता। वास्तव में ब्लैकी इस विचार में अकेला नहीं था। लोनली स्नो ने भी शी फैंग के लहजे में असामान्यता को महसूस किया और वह भी अपनी कमजोरी और लाचारी के लिए खुद से नफरत कर रहा था। मुझे अपनी तकनीक और ताकत को बेहतर बनाने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी।
कम से कम मैं भाई फैंग के लिए बोझ बनकर तो नहीं रह सकता। अचानक उन दोनों के मन में अपनी ताकत बढ़ाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच शी फैंग द्वारा फोन काट दिए जाने के बाद साउथ वुल्फ ने तुरंत अंडरवर्ल्ड के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। साउथ वुल्फ, एपिक रैंक वाली वस्तु के मामले में क्या प्रगति हो रही है? पब फ्यूचर एड्स। युवा स्वामी फैंग, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन वह बदमाश ये फैंग फिर भी नहीं माना। उसने तो पाताल लोक को भी नीचा दिखाया और हमसे कहा कि अगर हमारे पास क्षमता है तो हम उससे मुकाबला करें। हाँ, ये तो वाकई एक दिलचस्प आदमी है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि स्नो उस पर ध्यान दे रहा है। इतने घमंडी इंसान से मैं बहुत लंबे समय से नहीं मिला। चूंकि उसने मेरे अच्छे इरादों को ठुकरा दिया है तो उसे भगवान के क्षेत्र से गायब कर दो। मैं तुम्हें व्हाइट रिवर सिटी में अंडरवर्ल्ड के सभी लोगों को इकट्ठा करने का अधिकार देता हूं, इसलिए जल्दी से वह चीज मेरे लिए ले आओ। जी हाँ, यह अधीनस्थ कर्मचारी निश्चित रूप से सफल होगा। कॉल खत्म होने के बाद साउथ वुल्फ ने राहत की सांस ली। उस व्यक्ति के लहजे से साफ था कि वह बहुत गुस्से में था, वरना वह उसे सिर्फ एक ये फैंग से निपटने के लिए व्हाइट रिवर सिटी में अंडरवर्ल्ड की पूरी ताकत जुटाने का अधिकार क्यों देता। ये फैंग, देखते हैं तुम कब तक मनमानी करते रहोगे। बहुत जल्द मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नरक वास्तव में कैसा होता है। शी फैंग का नाम सुनते ही साउथ वुल्फ गुस्से से भर उठा। हालांकि जब उसने सोचा कि वह व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र में अंडरवर्ल्ड की सारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है तो उसकी उत्तेजना और बढ़ गई। हालांकि अंडरवर्ल्ड में सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी उनमें से हर एक कुशल विशेषज्ञ था। कुछ तो प्रमुख गिल्डों के उच्च पदस्थ अधिकारी भी थे। यदि वह व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के सभी सदस्यों को एकत्रित कर ले तो उनकी कुल शक्ति व्हाइट रिवर सिटी के किसी तीसरे दर्जे के गिल्ड से भी अधिक हो सकती है। इतनी शक्ति जुटाने की कल्पना मात्र से ही उसे स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड के अधिकांश सदस्य ऐसे खिलाड़ी थे जो अंधकार के मार्ग पर चलते थे। उन्हें सबसे ज्यादा हत्या करना पसंद था और वे शी फैंग जैसे स्वतंत्र खिलाड़ियों से निपटने में माहिर थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच जब साउथ वुल्फ शी फैंग से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, तब वह खुद फाउस्ट नामक एनपीसी के साथ बातचीत कर रहा था। हालांकि यह एक तरफा बातचीत थी। शी फैंग की समझ के अनुसार फाउस्ट एक विचित्र बूढ़ा व्यक्ति था। फाउस्ट एक विचित्र बूढ़ा व्यक्ति होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व भी था। उसे कभी तत्वों का स्वामी कहा जाता था। अपनी युवावस्था में फाउस्ट ने एक शक्तिशाली ड्रैगन को मार गिराया था और महान दानव राजा को भी कैद कर लिया था। महान दानव राजा मानव जाति में 5वें स्तर के दानव के बराबर था। इसके अलावा फाउस्ट कभी ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के सम्राट का गुरु भी था। अफवाह थी कि फाउस्ट ने एक बार एक देवता से युद्ध किया था और उसमें जीवित बच गया था। हालांकि जब वह 100 वर्ष का हुआ तो अचानक वह देवताओं के राज्य में भटकने लगा। इस समय फाउस्ट 300 वर्ष से अधिक आयु का एक बूढ़ा दानव बन चुका था। फाउस्ट की वर्तमान शक्ति कितनी थी, इसका शी फैंग ठीक से अनुमान नहीं लगा सका। संक्षेप में कहें तो फाउस्ट की शक्ति असीम और अथाह थी। इसलिए फाउस्ट से बातचीत शुरू करना बेहद मुश्किल था। इसके लिए पहली शर्त थी फाउस्ट का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त शारीरिक शक्ति होना। दूसरी शर्त थी स्वादिष्ट भोजन तैयार करना। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती तभी फाउस्ट स्वादिष्ट सुनहरी मछली नामक एक दुर्लभ मिशन देता। इस मिशन को पूरा करने पर इनाम मिलता था। असल में फाउस्ट को अपनी ताकत दिखाना आसान काम था। इसके लिए बस गोल्डन फिश को 100 से ज्यादा डैमेज पहुंचाना होता था। लेकिन लेवल 20 से नीचे के खिलाड़ियों के लिए 100 से ज्यादा डैमेज पहुंचाना बेहद मुश्किल था। कम से कम इतना डैमेज पहुंचाने के लिए खिलाड़ी का लेवल 20 होना जरूरी था और उसके पास ब्रॉन्ज सेट इक्विपमेंट का पूरा सेट और एक मिस्टीरियस आयरन वेपन होना चाहिए था। इसके अलावा अपनी ताकत दिखाने से पहले खिलाड़ी को फाउस्ट से बात शुरू करनी पड़ती थी। ऊपर से देखने पर फाउस्ट खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन असल में वह चुपके से सब कुछ देख रहा होता था। लेकिन जैसे ही शी फैंग ब्लैकी और लोनली स्नो को इन परिस्थितियों के बारे में बताने ही वाला था, वे दोनों फाउस्ट को कोसने लगे। हालांकि इससे फाउस्ट का ध्यान भी आकर्षित हो सकता था। का समर्थन प्राप्त होना। फाउस्ट का ध्यान आकर्षित करने के बाद शी फैंग का शेष कार्य गोल्डन फिश को नुकसान पहुंचाना था। ये लेवल 20 की सुनहरी मछलियां इस समय हवा में लटकी हुई चमकदार चांदी जैसी नदी में तैर रही थीं। नदी जमीन से लगभग 25 से 30 गज ऊपर थी, जिससे किसी भी सामान्य हाथापाई करने वाले योद्धा के लिए इन पर हमला करना असंभव था।
इसके अलावा इन मछलियों के शल्क हीरे जितने कठोर थे और लेवल 20 से नीचे के खिलाड़ियों के लिए एक ही हमले में इन्हें 100 से अधिक क्षति पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। सुनहरी मछली में जादू के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता भी थी, जिससे उन्हें होने वाला जादुई नुकसान 40% तक कम हो जाता था। साथ ही सुनहरी मछली चांदी की नदी में असाधारण रूप से तेज गति से तैरती थी, जिससे उन पर निशाना लगाना बेहद मुश्किल हो जाता था। परिणामस्वरूप कई ऐसे खिलाड़ी भी थे जिन्हें स्टार रिवर वैली की खोज करने के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। गॉड्स डोमेन को अन्य वर्चुअल रियलिटी गेम्स से अलग करने वाली एक बात यह थी कि इसमें मैदान में कई आकस्मिक मुठभेड़ें संभव थीं। इन मुठभेड़ों से खिलाड़ी रातों रात प्रसिद्धि और शक्ति प्राप्त कर सकता था, और शी फैंग ने पहले भी ऐसे कई उदाहरण देखे थे। हालांकि ईश्वर के क्षेत्र में अनेक संयोगवश होने वाली घटनाएं तो उपलब्ध थीं, लेकिन ऐसी किसी घटना का होना ही लाभ की गारंटी नहीं थी। ऐसी घटना से कुछ हासिल हो पाएगा या नहीं, ये व्यक्ति की क्षमताओं पर निर्भर करता था। ब्लैकी, लोनली, तुम दोनों इसे ले लो। शी फैंग ने अपने बैग से 2 बेसिक फ्रॉस्ट ग्रेनेड निकाले और उन दोनों को दे दिए। पहले आइस ब्लू डेविल फ्लेम प्राप्त करने के लिए उसने अपने पास जमा किए हुए कई फ्रॉस्ट ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। अभी उसके पास 20 से भी कम ग्रेनेड बचे थे, और वे चांदी की नदी में मौजूद सभी गोल्डन फिश से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वाह, क्या ये फ्रॉस्ट ग्रेनेड इतने शक्तिशाली नहीं हैं? ये तो पीके और ग्राइंडिंग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर हम इनका इस्तेमाल बिना किसी सीमा के कर सकें तो हमारी लेवलिंग की गति तो आसमान छू जाएगी। फ्रॉस्ट ग्रेनेड के परिचय को देखने के बाद ब्लैकी ने हैरानी से कहा, जरा सोचिए, अगर वे इन फ्रॉस्ट ग्रेनेड का इस्तेमाल लेवल 30 के राक्षसों के समूहों को कुचलने के लिए करें, तो वे शायद हर मिनट एक लेवल ऊपर चले जाएं। उस समय मार्शल यूनियन उनके लिए क्या मायने रखेगी? केवल लेवल को दबाने की क्षमता ही उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए काफी होगी। अगर हमें ये और मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। भविष्य में अगर दुश्मन हमें घेर लें तो हमें उनसे निपटने के लिए किसी भी कौशल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बस 1 दर्जन या उससे ज्यादा फ्रॉस्ट ग्रेनेड फेंकने से ही वे तुरंत ढेर हो जाएंगे। हालांकि इनके असर को देखते हुए मुझे लगता है कि ये चीजें बेहद दुर्लभ और कीमती होनी चाहिए, लोनली स्नो ने अफसोस जताया। बिल्कुल, पीसने और पेनल्टी शूटआउट में इनका इस्तेमाल करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, जान बचाने के लिए इन कुछ घातक हथियारों का होना ही काफी होगा। ब्लैकी जितनी देर अपने हाथ में फ्रॉस्ट ग्रेनेड को देखता रहा, उसे उससे अलग होने का मन उतना ही कम होता गया। इस हथियार को हाथ में लेकर वह सबसे अहम मौकों पर अपनी जान बचा सकता था। शी फैंग ने उन दोनों की प्रतिक्रिया देखकर बस मुस्कुरा दिया। उसने अपने लिए एक और फ्रॉस्ट ग्रेनेड निकाला और नदी में तैरती सुनहरी मछली की ओर मुड़कर कहा, बातें करना बंद करो। अभी मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और हम सब मिलकर सुनहरी मछली पर अपने फ्रॉस्ट ग्रेनेड फेंकेंगे। ब्लैकी और लोनली स्नो ने अपने हाथों में मौजूद फ्रॉस्ट ग्रेनेड को देखा, उनकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। भाई फैंग, इन सुनहरी मछलियों से निपटने के लिए फ्रॉस्ट ग्रेनेड का इस्तेमाल करना सरासर फिजूल खर्ची है। हर सुनहरी मछली की 100,000 एचपी है। इन फ्रॉस्ट ग्रेनेड से होने वाला 200 का नुकसान कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किसी अहम मौके पर हमारी जान बचाने के लिए किया जा सकता है। अभी इनका इस्तेमाल करना सरासर बर्बादी है। बिल्कुल सही, नेताजी। ब्लैकी और लोनली स्नो दोनों ने शी फैंग को समझाने की कोशिश की। उनके इस समय के कार्य बिल्कुल एक निकम्मे व्यक्ति के समान थे। दोनों के समझाने पर शी फैंग अवाक और अवाक रह गया। इससे पहले उसने लेवल 9 तक पहुंचने के लिए इन फ्रॉस्ट ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। इन्हें बेझिझक इस्तेमाल करो, मेरे पास अभी भी बहुत सारे हैं। बाद में मैं पार्टी के हर सदस्य को 30 फ्रॉस्ट ग्रेनेड दूंगा, शी फैंग ने हंसते हुए कहा। ब्लैकी और लोनली स्नो तुरंत चौंक गए, उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुना है। फ्रॉस्ट ग्रेनेड जैसी कीमती चीज, फिर भी शी फैंग भविष्य में उनमें से प्रत्येक को 30-30 ग्रेनेड देने की योजना बना रहा है। ये तो सरासर पागलपन है। भविष्य में अगर उनका सामना मार्शल यूनियन के उन बदमाशों से हुआ तो फ्रॉस्ट ग्रेनेड हाथ में लेकर क्या वे उनका सफाया नहीं कर सकते? शी फैंग के आश्वासन के साथ उन दोनों ने शी फैंग के निर्देशों का पालन करते हुए हवा में लटकी हुई सुनहरी मछली पर अपने फ्रॉस्ट ग्रेनेड फेंके। धमाका! चांदी की नदी के बीचों बीच बर्फीले ग्रेनेड फट गए। हालांकि सुनहरी मछलियां चकमा देने में माहिर थीं, फिर भी बर्फीले ग्रेनेडों का विस्फोट क्षेत्र बहुत व्यापक था। कुछ सुनहरी मछलियां जो बच नहीं पाईं, वे तुरंत जम गईं और उनके सिर के ऊपर -100 से अधिक अंकों का नुकसान दिखाई देने लगा। हवा में लटके हुए फाउस्ट ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, बुरा नहीं है।
लगता है आप लोगों में इन सुनहरी मछलियों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। आदरणीय लॉर्ड फॉस्ट, हम यहाँ केवल कुछ सुनहरी मछलियाँ पकड़ने आए हैं ताकि उन्हें पका सकें। हमें आशा है कि हमारे इस क्रूर कृत्य से आपको कोई असुविधा नहीं हुई होगी, शीफेंग ने विनम्रतापूर्वक कहा। अरे, मुझे नहीं लगा था कि आप लोग इन सुनहरी मछलियों को पकाने में दिलचस्पी लेंगे, फाउस्ट ने। पकाना शब्द सुनते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। चूंकि आप लोग सुनहरी मछलियां पकड़ना चाहते हैं, तो क्या आप मेरी भी कुछ जिंदा मछलियां पकड़ने में मदद कर सकते हैं? मेरी ताकत बहुत ज्यादा है, और अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मैं इन सुनहरी मछलियों को मार डालूंगा। इस दुविधा ने मुझे यहाँ धीरे धीरे मछली पकड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं छोड़ा है। यह शीफेंग ने झिझकते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में गोल्डन फिश ला सको तो मैं बदले में कुछ सामान दे सकता हूँ। कैसा रहेगा? फॉस्ट ने लापरवाही से हाथ हिलाया और देखते ही देखते दर्जनों आकर्षक वस्तुएं प्रकट हुईं और हवा में तैरने लगीं। इन 10 वस्तुओं में से प्रत्येक अत्यंत मूल्यवान थी। इसके अलावा वस्तु के परिचय के साथ साथ उस वस्तु के बदले में प्राप्त होने वाली गोल्डन फिश की मात्रा भी प्रदर्शित की गई थी। भाई फैंग, देखो, ये तो लेवल 15 का सीक्रेट सिल्वर रैंक का स्टाफ है। वाह, ये तो मिस्टीरियस आयरन रैंक का मैज रोब है। वाह, ये तो फाइन गोल्ड रैंक का क्लॉथ आर्मर आर्म गार्ड है। इन वस्तुओं को देखते ही ब्लैकी के मुंह में पानी आ गया। लोनली स्नो को लेवल 15 का फाइन गोल्ड रैंक वाला दोधारी कुल्हाड़ा मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। इतना ही नहीं, उस कुल्हाड़े के गुण भी अद्भुत थे। अगर वह उस कुल्हाड़े को धारण कर लेता तो उसकी आक्रमण शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ जाती। वह उसी लेवल के किसी भी एंटी को सिर्फ 2-3 हमलों में ही खत्म कर सकता था। हालांकि कई वस्तुओं के बीच एक हल्की नारंगी चमक वाली वस्तु ने शीफेंग का ध्यान आकर्षित किया। ये चमक केवल लेजेंडरी रैंक की वस्तुओं में ही पाई जाती थी। एक लेजेंडरी रैंक का आइटम। शीफेंग चौंक गया। पहले उसने केवल इतना ही सुना था कि खिलाड़ी स्टार रिवर वैली से ज्यादा एक एपिक आइटम ही प्राप्त कर सकते हैं। शीफेंग को तो इस जानकारी की विश्वसनीयता पर भी संदेह था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह जानकारी सचमुच सही है। किसी लेजेंडरी आइटम की दुर्लभता किसी एपिक आइटम की तुलना में कई गुना अधिक होती है। यदि पुरस्कारों में पहले से ही कोई लेजेंडरी आइटम मौजूद हो तो एपिक आइटम का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। शीफेंग के पिछले जीवन में 200वें स्तर पर पहुंचने और शीर्ष स्तर का तलवारबाज बनने के बाद भी उसके पास एक भी पौराणिक वस्तु नहीं थी। शीफेंग के लिए पौराणिक वस्तु एक क्षणभंगुर सपना मात्र थी। केवल कुछ गिने चुने चौथे स्तर के शीर्ष विशेषज्ञों के पास ही 1 या 2 पौराणिक वस्तुएं होती थीं। इससे स्पष्ट था कि पौराणिक वस्तु कितनी दुर्लभ होती है। वहीं जिन खिलाड़ियों के पास 1 या 2 लेजेंडरी आइटम थे, भले ही वे केवल चौथे स्तर पर ही क्यों न हो, उनकी युद्ध क्षमता किसी भी ऐसे 5वें स्तर के खिलाड़ी से कम नहीं थी जिसके पास कोई लेजेंडरी आइटम नहीं था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि लेजेंडरी आइटम किसी खिलाड़ी की ताकत में कितना बड़ा सुधार लाते हैं। शीफेंग ने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में वह किसी पौराणिक श्रेणी की वस्तु का साक्षी बनेगा। ये स्थिति किसी सपने से कम नहीं थी। केवल शीफेंग ने ही उस पौराणिक वस्तु को नहीं खोजा था। ब्लैकी और लोनली स्नो ने भी उसे देखा, क्योंकि उस वस्तु से निकलने वाली नारंगी चमक इतनी आकर्षक थी कि वह सबका ध्यान खींच रही थी। भाई फैंग, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। यह एक लेजेंडरी रैंक की वस्तु है ना? ब्लैकी ने अपने गालों को चुटकी भरते हुए कहा। इसी बीच लोनली स्नो उत्साह से अवाक रह गया। वह ब्लैकी के कंधों पर थपथपाता रहा और पौराणिक वस्तु की ओर इशारा करता रहा। आप लोग भ्रम में नहीं हैं। ये वाकई एक लेजेंडरी रैंक की वस्तु है। यह मुझे संयोग से मिली है। हालांकि ये वस्तु मेरे किसी काम की नहीं है। हालांकि अगर आप चाहें तो इसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, फाउस्ट ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए आत्मसंतुष्टि से कहा। शीफेंग और बाकी लोगों के हैरान चेहरों को देखकर उसे बेहद संतुष्टि मिली। इस समय शीफेंग शांत हो चुका था। हालांकि एक पौराणिक वस्तु उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन उसे हासिल करना बिल्कुल अलग बात थी। और फाउस्ट से उस वस्तु को छीनना तो आत्महत्या से कम नहीं था। वे इसे प्राप्त करने के लिए केवल नियमों का पालन कर सकते थे। इसके बाद शीफेंग ने उस पौराणिक वस्तु के परिचय को देखने के लिए क्लिक किया। स्वर्गीय ड्रैगन की पवित्र श्वास, खंडित पौराणिक श्रेणी, खंडित पौराणिक रैंक। शीफेंग थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे फिर भी ये तर्कसंगत लगा। शीफेंग के पिछले जीवन के आंकड़ों से पता चलता है कि 10 वर्षों से अधिक समय तक संचालन करने के बाद भगवान के क्षेत्र में 3000 से अधिक पौराणिक श्रेणी की वस्तुएं नहीं खोजी गई थीं।
लेकिन अभी तो गॉड्स डोमेन ने हाल ही में काम करना शुरू किया था। तो फिर यहाँ इतनी आसानी से कोई पौराणिक वस्तु कैसे प्रकट हो सकती है? महज एक छोटा सा टुकड़ा भी अपने आप में एक चमत्कार था। ब्लैकी और लोनली स्नो ये देखकर दंग रह गए कि वह वस्तु केवल खंडित पौराणिक श्रेणी की थी। वे एक ऐसी चीज को लेकर बेहद उत्साहित हो गए जो उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। परिणामस्वरूप उनके जोशीले और भावुक दिल पल भर में ठंडे पड़ गए। क्या ये सिर्फ एक धोखा नहीं है? क्या आपने नहीं कहा था कि यह एक पौराणिक वस्तु है? ये सिर्फ एक टुकड़ा क्यों है? ब्लैकी ने फॉस्ट से शिकायत की। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अजीब बूढ़ा व्यक्ति इतना उदार था कि उसने एक पौराणिक श्रेणी की वस्तु निकाल ली। वास्तव में वह केवल एक टुकड़ा था, वह पौराणिक वस्तु के आसपास भी नहीं था। अरे नन्हे बच्चों, क्या तुम यहाँ कुछ ज्यादा ही लालची हो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि लेजेंडरी रैंक की चीजें पत्ता गोभी जैसी होती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें कहीं भी यूं ही पा सकते हो? फॉस्ट अचंभित होकर डांटते हुए बोला, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम नन्हे बच्चे उसे हासिल कर पाओगे? बेहतर होगा कि तुम कुछ और खोजो। मैं तुम सबको नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन तुम्हारी मौजूदा क्षमताओं के साथ ये बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसी बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मैं तुम सबको शक्ति देने, हवा में तैरने की क्षमता प्रदान करने और सुनहरी मछली को अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए एक जादू करूंगा। जब तक तुम सुनहरी मछली को गंभीर रूप से घायल करते रहोगे, वह कुछ समय के लिए अपंग हो जाएगी और हिल-डुल नहीं पाएगी। उस समय इन जादुई जालों का उपयोग करके उसे पकड़ लेना। इसके बाद फॉस्ट ने 3 सुनहरे रंग के जादुई जाल निकाले और उन्हें शी फैंग के समूह को सौंप दिया। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे शी फैंग के समूह को 1 दर्जन से अधिक शक्तियां प्राप्त हुईं, जिससे तीनों के गुण अत्यधिक बढ़ गए। उनके गुण लगभग 3 से 4 गुना बढ़ गए और साथ ही वे 15 स्तरों तक की बाधाओं को अनदेखा कर सकते थे। कौन कहता है कि हमें यह नहीं मिलेगा? इतनी शक्तिशाली शक्तियों के साथ स्वर्गीय ड्रैगन की सांस निश्चित रूप से हमारी होगी। अपनी बढ़ी हुई शक्तियों को देखकर ब्लैकी का आत्मविश्वास पल भर में 100 गुना से भी अधिक बढ़ गया। लोनली स्नो ने भी सहमति में सिर हिलाया। वह चाहता था कि गोल्डन फिश पर हमला तुरंत शुरू कर दे। शी फैंग की शक्ति के बारे में उन दोनों का लगभग अंधविश्वास था। शी फैंग ने उन्हें अनगिनत चमत्कार दिखाए थे। उनकी युद्ध तकनीकें तो बेजोड़ थीं। हाँ, युवाओं का इतना आत्मविश्वास होना वाकई अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले विनिमय राशि देख लेनी चाहिए। फाउस्ट ने हंसते हुए अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई। उन्हें ब्लैकी की बातों से कोई आपत्ति नहीं थी। उन तीनों ने तुरंत विनिमय राशि की जांच की। लेवल 15 कांस्य रैंक वाली वस्तु और लेवल 20 कांस्य रैंक वाली वस्तु के लिए 1 से 2 गोल्डन फिश की आवश्यकता होती है। लेवल 15 मिस्टीरियस आयरन रैंक वाली वस्तु और लेवल 20 मिस्टीरियस आयरन रैंक वाली वस्तु के लिए 3 से 5 गोल्डन फिश की आवश्यकता होती है। लेवल 15 सीक्रेट सिल्वर रैंक वाली वस्तु और लेवल 20 सीक्रेट सिल्वर रैंक वाली वस्तु के लिए 10 से 15 गोल्डन फिश की आवश्यकता होती है। लेवल 15 फाइन गोल्ड रैंक वाली वस्तु और लेवल 20 फाइन गोल्ड रैंक वाली वस्तु के लिए 30 से 50 गोल्डन फिश की आवश्यकता होती है। लेवल 15 डार्क गोल्ड रैंक वाली वस्तु और लेवल 20 डार्क गोल्ड रैंक वाली वस्तु के लिए 100 से 200 गोल्डन फिश की आवश्यकता होती है। खंडित पौराणिक श्रेणी की वस्तु के लिए 1000 गोल्डन फिश की आवश्यकता होती है। उस चांदी जैसी नदी में बहुत सारी सुनहरी मछलियां थीं। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि नदी में कई हजार सुनहरी मछलियां हैं। ब्लैकी और लोनली स्नो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मुझे लगा था कि आपको बहुत बड़ी संख्या में मछलियों की जरूरत होगी। क्या ये सिर्फ 1000 सुनहरी मछलियां ही काफी नहीं हैं? हम जल्दी से आपके लिए उन्हें इकट्ठा कर लेंगे, ब्लैकी हंसते हुए बोला। शी फैंग को भी लगा कि उनके लिए 1000 सुनहरी मछलियां प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। बस इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन एक खंडित पौराणिक श्रेणी की वस्तु प्राप्त करने के लिए कई दिन खर्च करना भी सार्थक होगा। पब फ्यूचर एड्स। जैसे ही शी फैंग और बाकी दोनों कार्रवाई करने ही वाले थे। आप सब शुरू करने से पहले मुझे आपको एक छोटी सी बात याद दिलानी है। स्टार रिवर वैली साइलेंट स्वैम्प में ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। ज्यादा से ज्यादा ये 4 से 5 घंटे में साइलेंट स्वैम्प से गायब हो जाएगी। मैं भी इसके साथ गायब हो जाऊंगा। अगर आप ऐसा होने से पहले गोल्डन फिश मुझे नहीं सौंपते हैं तो आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा, फॉस्ट ने बोलते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी। सिस्टम दुर्लभ खोज स्वादिष्ट सुनहरी मछली स्वीकार कर ली गई है। दिए गए समय के भीतर जितनी हो सके उतनी सुनहरी मछलियां पकड़ें और उन्हें फॉस्ट को सौंप दें। जितनी ज्यादा मछलियां आप पकड़ेंगे उतना ही बेहतर इनाम मिलेगा।
समय सीमा तय होने के बावजूद ब्लैकी और लोनली स्नो आत्मविश्वास से भरे हुए थे। भले ही उन्हें अन्य उपकरण न मिले, लेकिन स्वर्गीय ड्रैगन की सांस प्राप्त करना ही पर्याप्त होगा। 4 से 5 घंटे है ना? शी फैंग ने फाउस्ट के मुस्कुराते चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। वरना फाउस्ट इतना उदार क्यों होता कि वह बदले में एक खंडित पौराणिक श्रेणी की वस्तु दिखाता। हालांकि समय बेहद महत्वपूर्ण था। तीनों ने तुरंत गोल्डन फिश को पकड़ना शुरू कर दिया। इसी क्षण शी फैंग के संचार की सूचना फिर से बज उठी। कॉल करने वाला व्यक्ति जेंटल स्नो था। मिस स्नो, पिछली बार आपके समर्थन के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। वरना इंटरनेट पर ट्रोल करने वाले लोग मुझे धोखेबाज साबित कर देते, शी फैंग ने मजाक में कहा। दिल ही दिल में जेंटल स्नो वाकई उनकी दोस्ती के लायक थी और उनके प्रति उनकी देखभाल और मदद ने इस बात को साबित कर दिया था। कम से कम तुम्हारा दिल तो अच्छा है, जेंटल स्नो ने मीठी हंसी हंसते हुए कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस बार तुमसे सिर्फ एक बात पूछने के लिए संपर्क कर रही हूँ। क्या हुआ? शी फैंग को मन ही मन लगा कि जेंटल स्नो आज कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। क्या आपका अंडरवर्ल्ड के लोगों से संपर्क हुआ था? जेंटल स्नो ने अचानक पूछा। हाँ, सही है, उन्होंने मुझसे संपर्क किया था, शी फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। शी फैंग की सहमति सुनकर जेंटल स्नो ने उत्सुकता से पूछा, आखिर आप दोनों के बीच क्या हुआ था? पब फ्यूचर एड्स। कुछ खास नहीं। उन्हें मुझसे कुछ चाहिए था और मैंने उन्हें देने से इनकार कर दिया, शी फैंग ने शांत भाव से कहा। ये कैसे हो सकता है? हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं कि असल में क्या हुआ, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। अगर यह सिर्फ इतनी सी बात होती तो पाताल लोक का वह आदमी मुझे खास तौर पर संदेश भेजकर इसमें दखल न देने के लिए नहीं कहता। तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था? अगर तुम अभी मुझे सच बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अंडरवर्ल्ड की ताकत का मुकाबला मार्शल यूनियन जैसी मामूली गिल्ड बिल्कुल नहीं कर सकती। अकेले व्हाइट रिवर सिटी में ही उसकी ताकत मार्शल यूनियन से 10 गुना ज्यादा है। उनके बीच कई ऐसे माहिर लोग भी हैं जो अंधकार के रास्ते पर चलते हैं। अगर वे तुमसे निपटने के लिए पूरी ताकत लगा दें तो तुम्हारे लिए शहर की सीमाओं में रहना भी शायद सुरक्षित न हो। बोलते समय जेंटल स्नो का स्वर गंभीर हो गया। अंडरवर्ल्ड की शक्ति के प्रति भय की झलक भी उसके स्वर में झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि शी फैंग जैसा स्वतंत्र खिलाड़ी अंडरवर्ल्ड को इतना क्रोधित कैसे कर सकता है। ये सचमुच अविश्वसनीय था। ये सच है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? वे तो बस वही चीज हासिल करना चाहते थे जो मेरे पास है। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और कहा कि अगर वे कर सकते हैं तो कर ले। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, शी फैंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम इसे और कुछ नहीं कहते? मैं सचमुच तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस तरह से अंडरवर्ल्ड को चुनौती देने की हिम्मत की है। शी फैंग की बातें सुनकर जेंटल स्नो का गला भर आया। सौभाग्य से तुम्हारा मामला इतना गंभीर नहीं है। मैं अंडरवर्ल्ड के प्रबंधन से बात करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि यह घटना जल्द ही भुला दी जाएगी। शी फैंग को अंडरवर्ल्ड के उससे निपटने की कोशिश से कोई खास आपत्ति नहीं थी। वैसे भी दुश्मनों की सूची में एक और नाम जुड़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जेंटल स्नो को पूरी ईमानदारी से उसकी मदद करने की कोशिश करते देख वह उसकी मदद को अनसुना नहीं कर सका और उसकी नेक नियत को ठुकरा नहीं सका। धन्यवाद, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार हम दोस्त हैं और दोस्तों का एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है। बस भविष्य में आपको जिस भी उच्च स्तरीय उपकरण की जरूरत न हो उसे मुझे बेचना मत भूलना। फोन रखने से पहले जेंटल स्नो ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। इसके कुछ ही समय बाद शी फैंग ब्लैकी और लोनली स्नो के मछली पकड़ने वाले दल में शामिल हो गया। हालांकि शी फैंग के गोल्डन फिश तक पहुंचने और उन पर हमला करने से पहले ही उसे एक समस्या का पता चल गया। अपनी शक्तियों में वृद्धि के बाद ब्लैकी एक शक्तिशाली लेवल 20 कर्समैनसे के बराबर हो गया, जो संपूर्ण सीक्रेट सिल्वर सेट उपकरण और एक फाइन गोल्ड हथियार से लैस था। फिर भी ब्लैकी के हमलों से गोल्डन फिश को 400 से कम क्षति पहुंच रही थी। इसके अलावा सिल्वर नदी में गोल्डन फिश की गति अत्यंत तीव्र थी। ब्लैकी की तकनीक में काफी सुधार होने के बावजूद उसके द्वारा छोड़े गए 10 डार्क एरो में से केवल 5 ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। परिणामस्वरूप ब्लैकी की क्षति क्षमता में भारी कमी आई। गोल्डन फिश का 100,000 HP एक विशाल पर्वत के समान था। इस बीच लोनली स्नो की स्थिति और भी खराब हो गई। गोल्डन फिश सिर्फ चकमा दे रही थी, हमला नहीं कर रही थी।
ये कहना भी मुश्किल है कि हाथापाई करने वाली क्लास के लिए उस पर वार करना कितना मुश्किल होगा। गोल्डन फिश का पीछा करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा गोल्डन फिश की शारीरिक रक्षा क्षमता बहुत अधिक थी। लोनली स्नो के सामान्य हमलों से लगभग 200 का नुकसान हो रहा था और उसका कुल नुकसान ब्लैकी के मुकाबले कहीं भी नहीं था। एक गोल्डन फिश को गंभीर रूप से कमजोर करने के लिए उन दोनों को अपनी संयुक्त शक्तियों के साथ 4 मिनट से अधिक समय तक लगातार हमले करने की आवश्यकता थी। इस मिशन की कुल अवधि लगभग 4 से 5 घंटे ही थी। इस रफ्तार से वे 5 घंटे में सिर्फ 70 सुनहरी मछलियां ही पकड़ पाएंगे। वे आवश्यक 1000 सुनहरी मछलियों के 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। काफी समय बिताने के बाद ब्लैकी और लोनली स्नो आखिरकार एक गोल्डन फिश पकड़ने में कामयाब हो गए। इस क्षण उन दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने चुनौती की कठिनाई को बहुत कम आंका था। फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक की वस्तु की तो बात ही छोड़िए, डार्क गोल्ड रैंक की वस्तु भी एक कोरी कल्पना थी। इस बूढ़े आदमी ने पहले ही कह दिया है कि तुम्हारी ताकतें बहुत कमजोर हैं। दिव्य ड्रैगन की सांस के बारे में सोचना बंद करो और यथार्थवादी बनो, नहीं तो अंत में तुम सबको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हवा में तैरते हुए फॉस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में फाउस्ट ने फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक आइटम निकालकर शी-फैंग के समूह को केवल मनोरंजन के लिए चिढ़ाया था। ईश्वर के क्षेत्र में एक खंडित पौराणिक श्रेणी की वस्तु भी अतुलनीय रूप से मूल्यवान थी। इसका मूल्य महाकाव्य श्रेणी की वस्तु से 10 गुना अधिक था। यदि कोई भाग्यशाली होता तो वह उस खंडित पौराणिक वस्तु को भी एक वास्तविक पौराणिक श्रेणी की वस्तु में बदल सकता था। तो भला कौन इसे देना चाहेगा? इसी वजह से फॉस्ट ने विनिमय के लिए इतनी अनुचित और अप्राप्य राशि निर्धारित की थी। वह बूढ़ा बदमाश, वह साफ तौर पर हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, ब्लैकी ने पार्टी चैट में गाली देते हुए कहा। लीडर, अब हम क्या करें? क्या हमें फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी और डार्क गोल्ड रैंक वाली वस्तुओं को पाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और सीधे फाइन गोल्ड रैंक वाली वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए? लोनली स्नो ने पहले ही एक अप्राप्य वस्तु को पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। शी-फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, आप लोग सुनहरी मछली पकड़ने पर ध्यान दें, मैं खुद कोशिश करूंगा। शी-फैंग के लिए फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक आइटम को पाने की उम्मीद छोड़ना नामुमकिन था। कौन जानता था कि उसे फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक आइटम दोबारा कब मिलेगा? इसके अलावा उस समय इसे हासिल करना आज के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल होता। अगर वह फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक आइटम ही हासिल नहीं कर पाया तो भविष्य में लेजेंडरी रैंक आइटम कैसे हासिल कर पाएगा? कुछ ही समय बाद अपनी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण शी-फैंग चांदी की नदी में तैर रही एक सुनहरी मछली की ओर दौड़ा। काटना। एक काली रोशनी ने सुनहरी मछली के कोमल पेट पर प्रहार किया। उसने सुनहरी मछली पर प्रतिक्रिया करने से पहले ही वार कर दिया, जिससे उसके सिर के ऊपर -1400 से अधिक अंकों का नुकसान दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद शी-फैंग ने सुनहरी मछली पर एक सामान्य प्रहार किया, जिससे -800 से अधिक का नुकसान हुआ। इसके बाद शी-फैंग ने अपने हाथ में सिल्वर लेक लहराया। 8 गोल्डन फिश के ऊपर 3 विद्युत चिंगारियां निकली। पल भर में उनके सिर के ऊपर -1056, -1384 और -1758 का नुकसान दिखाई दिया। पलक झपकते ही गोल्डन फिश ने 6000 से अधिक एचपी खो दिए। उस भयावह क्षति को देखकर फॉस्ट स्तब्ध रह गया। बुरा नहीं, फॉस्ट ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए प्रशंसा की। हालांकि उन्हें अब भी इस बात पर जरा भी यकीन नहीं था कि शी-फैंग स्वर्गीय ड्रैगन की सांस हासिल कर पाएगा। दूसरी ओर उसके लिए डार्क गोल्ड श्रेणी की वस्तु प्राप्त करने की प्रबल संभावना थी। भाई फैंग, नेता शी-फैंग द्वारा मचाई गई तबाही को देखकर ब्लैकी और लोनली स्नो ने गोल्डन फिश पर हमला जारी रखना छोड़ दिया और उनकी आंखों में उत्साह और जोश भर गया। इतनी भयानक तबाही के बाद शायद वाकई मिशन पूरा करने की उम्मीद जगी थी। मुझे यूं ही घूरते मत रहो, अपने हमले जारी रखो, शी-फैंग ने पार्टी चैट में कहा। बोलते समय उसके हाथ लगातार हिलते रहे। शी-फैंग के तीव्र हमलों के कारण गोल्डन फिश की एचपी तेजी से गिरने लगी। अंत में शी-फैंग ने गोल्डन फिश को पकड़ने में केवल लगभग 100 सेकंड का समय बिताया, जो ब्लैकी और लोनली स्नो के समय का लगभग 2/5वां हिस्सा था। जैसा कि उम्मीद थी, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। शी-फैंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी। इस रफ्तार से अगर शी-फैंग लगातार हमला करके सुनहरी मछलियों को पकड़ता भी रहे तो भी वह ज्यादा से ज्यादा 170 से 190 सुनहरी मछलियां ही पकड़ पाएगा। लक्ष्य 1000 सुनहरी मछलियों से अभी भी बहुत बड़ा अंतर रहेगा। हा, नौजवान, तुमने तो मुझे सचमुच चौंका दिया। खैर, मैंने पहले भी कहा है, तुम तीनों को फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक वाली वस्तु हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
तुम तीनों मिलकर भी 1 या 2 डार्क गोल्ड रैंक वाली वस्तुओं के बदले में ही उसे हासिल कर पाओगे, फॉस्ट ने आत्मविश्वास से हंसते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से शी फैंग ने फॉस्ट की बातों से हार नहीं मानी। अचानक शी फैंग की हथेली के ऊपर एक नीली लौ तैरती हुई दिखाई दी। ये बर्फीली नीली शैतानी लौ थी। बर्फीली नीली शैतानी लौ ने शी फैंग के पूरे शरीर को घेर लिया, जिससे शी फैंग की क्षति क्षमता 20% बढ़ गई। मैंने तुम्हें सचमुच कम आंका था। तुम तो रहस्यमयी ज्वाला को भी नियंत्रित कर सकते हो। जब फॉस्ट ने बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला देखी तो वह एक बार फिर चौंक गया। रहस्यमयी ज्वाला की शक्ति को देखते हुए ये द्वितीय श्रेणी की रहस्यमयी ज्वाला होनी चाहिए। इतनी कम उम्र में द्वितीय श्रेणी की रहस्यमयी ज्वाला में महारत हासिल करना, तुम वाकई कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। दुर्भाग्य से यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। आइस ब्लू डेविल फ्लेम के समर्थन से शी फैंग की मारक क्षमता एक बार फिर बढ़ गई। फिर उसने जोश से हमला किया, जिससे आकाश तलवारों की छवियों से भर गया। अब उसके सामान्य वार से ही 1000 से अधिक का नुकसान हो सकता था, जबकि उसके वार से -1700 से अधिक का नुकसान होता था। सबसे भयावह था थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन, जिससे -3000 से अधिक का नुकसान होता था। अंत में शी फैंग ने लगभग 1 मिनट में ही एक सुनहरी मछली को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। इसके अलावा थंडरिंग फ्लैश, अर्थ स्प्लिटर और थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन ने अन्य सुनहरी मछलियों को भी कुछ नुकसान पहुंचाया। लेकिन इन कौशलों का कूलडाउन बहुत लंबा था। सुनहरी मछलियां लगातार इधर उधर तैरती रहती थीं, एक जगह नहीं रुकती थीं, और इन क्षेत्रीय आक्रमण कौशलों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। इसी रफ्तार से चलते हुए शी फैंग 5 घंटे में 300 से कुछ अधिक सुनहरी मछलियां पकड़ सकता था। हालांकि यह अभी भी 1000 के लक्ष्य से बहुत दूर था। क्या मैं सचमुच फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक का आइटम हासिल नहीं कर सकता? शी फैंग को बहुत निराशा हुई। चाहे कुछ भी कहा जाए, फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक का आइटम बहुत ही दुर्लभ था। अभी इसे पाना तो मानो चमत्कार ही था। हा, हिम्मत मत हारो नौजवान, तुमने अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर तुम सब 400 सुनहरी मछलियां पकड़ लेते हो तो मैं तुम्हें एक एपिक रैंक का आइटम दे सकता हूं। इसे अपनी मेहनत का इनाम समझो, फॉस्ट ने मुस्कुराते हुए दिलासा दिया। बहुत समय बाद उसने किसी नौजवान में इतना जोश देखा था। हालांकि शी फैंग और बाकी लोगों के मौजूदा स्तर को देखते हुए उनके लिए एपिक रैंक का आइटम भी हासिल कर पाना बहुत मुश्किल था। वो बूढ़ा बदमाश, उसे तो बस हमसे खिलवाड़ करना आता है। अगर हमारे पास अभी पूरे 5 घंटे भी हों तो भी 400 सुनहरी मछलियां पकड़ने की हमारी संभावना 40% से भी कम है, ब्लैकी ने पार्टी चैट में गाली दी। सबक सीख लेने के बाद उसने अब सीधे गाली देना बंद कर दिया। मेरी आक्रमण शक्ति अभी भी बहुत कम है, मेरी आक्रमण गति भी बहुत धीमी है। मुझे अपनी क्षति और गति बढ़ाने की आवश्यकता है। शी फैंग अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का उपाय सोचने में मशगूल हो गया। यदि वह तीनों इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेडों का इस्तेमाल करके चांदी की नदी के एक बड़े क्षेत्र पर बमबारी करता तो वह 400 से अधिक सुनहरी मछलियां पकड़ सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास इतने इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड नहीं थे। इसके अलावा प्रत्येक इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड की कीमत 10 चांदी के सिक्के थी। एक इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड से गोल्डन फिश को लगभग -500 का नुकसान हो सकता है। एक गोल्डन फिश को मारने के लिए 200 इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड की आवश्यकता होगी, जिनकी कीमत 20 सोने के सिक्कों तक हो सकती है। फ्रॉस्ट ग्रेनेड के प्रभावी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 200 फ्रॉस्ट ग्रेनेड से लगभग 20 गोल्डन फिश मर जाएंगी, जिससे प्रत्येक गोल्डन फिश का मूल्य 1 सोने के सिक्के के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार 1000 गोल्डन फिश 1000 सोने के सिक्कों के बराबर होंगी। हालांकि 1000 सोने के सिक्कों में फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक की वस्तु खरीदना दिनदहाड़े लूट से कम नहीं था, लेकिन शी फैंग के पास उतनी धनराशि नहीं थी। इसलिए यह तरीका व्यावहारिक नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी आक्रमण शक्ति कैसे बढ़ा सकता हूँ? शी फैंग ने अपने बैग के पन्ने पलटे। उसने 1 दर्जन से अधिक तरीके सोचे, लेकिन उनमें से कोई भी व्यावहारिक नहीं था। इसी क्षण शी फैंग को सूर्य मंदिर से प्राप्त 10वें स्तर की उत्तम स्वर्ण तलवार मिली। यह तलवार उसने अगाध तलवार के उन्नयन के लिए तैयार की थी। व्यस्तता के कारण वह इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। अब जब उसने 10 रजत भोग तलवारें प्राप्त कर ली थीं, तो वह अगाध तलवार का उन्नयन कर सकता था। बिल्कुल सही, अगर मैं अगाध तलवार को 10वें स्तर तक ले जा सकूं, तो इसके गुण बहुत बढ़ जाएंगे। शायद तब यह संभव हो पाएगा। शी फैंग को यह विचार आया। हर 10 लेवल पर हथियारों के लिए एक चेक पॉइंट होगा और इन चेक पॉइंट तक पहुंचने पर हथियारों की क्षमता में जबरदस्त सुधार होगा।
अभी लेवल 5 का एबिसल ब्लेड लेवल 10 के सीक्रेट सिल्वर हथियार के बराबर है। अगर यह एक फाइन गोल्ड हथियार और 10 सीक्रेट सिल्वर हथियार खा ले तो इसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। शी फैंग ने तुरंत एबिसल ब्लेड को अपग्रेड करने का विकल्प चुना और भक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी। पहली नज़र में काबुलू वन्य क्षेत्र मुख्यतः गाद और बजरी से बना था। यहाँ परित्यक्त चरागाह और कृषि भूमि भी बहुतायत में थी। समय समय पर कौवों की कांव कांव की आवाजें पूरे इलाके में गूंजती रहती थीं। इस भूमि पर लेवल 10 के राक्षस जैसे कि सफेद दांत वाले सुअर, विशालकाय बाइसन और गिद्ध घूमते थे और वे सभी बेहद क्रूर थे। खेल के इस चरण में लेवल 10 का मॉन्स्टर एरिया खिलाड़ियों के लिए बेहद खतरनाक जगह थी। हालांकि काबुलू वाइल्डनेस के एक खास चरागाह में 20 लोगों की एक टीम इस समय व्हाइट टस्क बोअर्स का शिकार कर रही थी। यहाँ के राक्षसों को खदेड़ने का काम लगभग पूरा हो चुका है। नन्हे शैडो, जाओ और कुछ और राक्षसों को यहाँ ले आओ, एक सुंदर युवक ने आदेश दिया। इस युवक ने सोने का कवच पहन रखा था और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। जी हाँ, 9वें स्तर के हत्यारे, लिटिल शैडो ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर वह और अधिक राक्षसों को लुभाने के लिए मुड़ गया। अगर कोई औसत खिलाड़ी इस दृश्य को देखता तो शायद वह बेहद हैरान रह जाता। मिस्टीरियस आयरन सेट इक्विपमेंट पहने हुए लेवल 9 का एक हत्यारा निश्चित रूप से गॉड्स डोमेन का विशेषज्ञ था। ऐसा विशेषज्ञ जिस भी बड़े गिल्ड में शामिल होता वह गिल्ड के उच्च अधिकारियों में से एक होता। हालांकि अप्रत्याशित रूप से वह एक नौकर की भूमिका निभाने के लिए तैयार था और इस तरह का व्यवहार किए जाने पर उसकी आंखों में जरा भी नाराजगी या क्रोध नहीं था। इसके विपरीत उसकी आंखों में गर्व की झलक थी। क्या स्नो? सुनहरे कवच वाले युवक को इस व्यक्ति से संदेश मिलने पर थोड़ी हैरानी हुई। उसने कॉल उठाया और धीमी आवाज में बोला, स्नो, तुमने मुझसे काफी समय से संपर्क नहीं किया। आजकल कैसी हो? मुझे समझ नहीं आता कि तुम ओरोबोरोस जैसे गिल्ड में क्यों रहना चाहती हो। क्या अंडरवर्ल्ड में मेरे साथ आने से तुम्हारा विकास नहीं होगा? फेंग जुवानयांग, मैंने पहले भी कहा है, मैं अंडरवर्ल्ड में शामिल नहीं होऊंगी। मैं अपनी विरासत खुद बनाऊंगी। मैं आज आपसे सिर्फ एक मामले में मदद मांगने आई हूं, जेंटल स्नो ने शांत भाव से कहा। तो फिर कह दो स्नो, जब तक ये तुम्हारी विनती है मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, सुनहरे कवच वाले युवक ने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा। यह पहली बार था जब जेंटल स्नो मदद के लिए उसके पास आया था। इससे पहले जेंटल स्नो लगातार उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता था, इसलिए यह उसके लिए अपनी ताकत दिखाने का सुनहरा मौका था। यह कोई बड़ी बात नहीं है। बात उस संदेश की है जो आपने मुझे पहले भेजा था, जिसमें आपने मुझे उस मामले से दूर रहने के लिए कहा था। मैं समस्या की जड़ समझ गया हूं, और क्या ये सिर्फ एक छोटा सा विवाद नहीं है। इसके अलावा ये फैंग मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ी छूट देंगे और इस मामले को यहीं खत्म कर देंगे, जेंटल स्नो ने कहा। ये फैंग है ना? फैंग जुवानयांग ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसने सोचा भी नहीं था कि जेंटल स्नो उससे इस बारे में पूछेगा। हाँ, सही कहा, ये फैंग है। आपके क्या विचार हैं? जेंटल स्नो ने पूछा। चूंकि आप पहले ही बोल चुके हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। आप निश्चिंत रहें, मैं इस बारे में अपने अधीनस्थों से बात करूंगा, फैंग जुवानयांग मुस्कुराया। कुछ ही देर बाद जेंटल स्नो ने कॉल काट दी। स्नो, तुम ये फैंग के बारे में इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम आमतौर पर किसी और पर ध्यान नहीं देती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उस लड़के से लगाव हो गया है? जेंटल स्नो के बगल में खड़ी झाओ युएरू खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। तुम बेवजह सोच रही हो, जेंटल स्नो ने झाओ युएरू पर आंखें घुमाते हुए कहा। फिर उसने कोमल स्वर में कहा, और हाँ, यह मत भूलो कि हमें औषधि बनाने की विधि किसने दी थी। इससे न केवल तुम औषधि बनाने की मध्यवर्ती प्रशिक्षु बनी, बल्कि इससे तुम खूब पैसा भी कमा रही हो। क्या तुम अभी दिन भर खुशी खुशी अपने चांदी के सिक्के नहीं गिन रही हो? ठीक है, मैं मानता हूं कि उसने वाकई बहुत मदद की, इसलिए इस बार हमें भी बदले में उसकी मदद करनी चाहिए। जेंटल स्नो को ऐसा कहते सुनकर झाओ युएरू उस बिल्ली के बच्चे की तरह दुखी हो गई जिसका दर्द वाला हिस्सा छेड़ दिया गया हो, और दयनीय व्यवहार करने लगी। इतना ही नहीं, ये फैंग की मदद सिर्फ एक बार तक सीमित नहीं है। उन्हीं की बदौलत हम डार्क मून ग्रेवयार्ड के हेल मोड को पार कर पाए, जिससे ओरोबोरोस में मेरा रुतबा तेजी से बढ़ा। गिल्ड के कई वरिष्ठों ने भी मेरे प्रति अपना शुरुआती रवैया बदल दिया है और अब वे मेरा साथ दे रहे हैं। इस वजह से मैं कई मुसीबतों से बच गया हूँ, और मुझे अभी तक ये फैन को धन्यवाद देने का मौका भी नहीं मिला है।
इस छोटी सी बात में उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जेंटल स्नो ने आगे कहा, अगर अंडरवर्ल्ड फिर भी हार नहीं मानता और ये फैंग से निपटना चाहता है तो मैं सिर्फ यही चाल चल सकता हूं। लेकिन चूंकि फैंग जुवानयांग पहले ही मान चुके हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी ओर फैंग जुवानयांग ने कॉल समाप्त करने के बाद गुस्से से अपना चेहरा पीला कर लिया। फैंग जुवानयांग को समझ नहीं आ रहा था कि जेंटल स्नो का ये फैंग के साथ कैसा रिश्ता था कि वो उसके लिए आवाज उठा रही थी। फैंग जुवानयांग काफी समय से जेंटल स्नो को रिझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने शुरू से ही उस पर ध्यान नहीं दिया था। अभी अंडरवर्ल्ड ये फैंग को सबक सिखा रहा था, फिर भी जेंटल स्नो ने तुरंत उससे संपर्क किया। ये फैंग के प्रति उसकी चिंता का स्तर असामान्य रूप से अधिक था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि फैंग जुवानयांग को भी जलन होने लगी थी। फैंग शुवानयांग के पास धन और शक्ति दोनों थे। वह बेहद आकर्षक भी था। हर मायने में वह ये फैंग से सैकड़ों गुना बेहतर था। फिर भी जेंटल स्नो ने ये फैंग पर ध्यान देना चुना। यहां जरूर कोई समस्या है। पब फ्यूचर एड्स। हालांकि फैंग जुवानयांग को जेंटल स्नो की दिनचर्या के बारे में पूरी जानकारी थी। ये फैंग जैसे मामूली किरदार के लिए उससे असल जिंदगी में मिलना नामुमकिन था। एकमात्र संभावना ईश्वर के लोक में ही थी। जरूर यहां कुछ ऐसा था जिसके कारण जेंटल स्नो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती थी। अगर ये फैंग ईश्वर के लोक में ही रहता तो उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन सकता था। फैंग शुवानयांग जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, यह उतना ही ज्यादा संभव लगने लगा। फैंग शुवानयांग की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। वह अपनी वर्षों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। मैं किसी भी कीमत पर यह फैंग को ईश्वर के क्षेत्र में नहीं रहने दे सकता। वह ये फैंग और जेंटल स्नो के बीच लगातार संपर्क बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे ये फैंग से तुरंत छुटकारा पाना था। ये फैंग के जाने के बाद ही उसके और जेंटल स्नो के बीच किसी भी तरह के रिश्ते के पनपने की कोई संभावना नहीं थी। युवा स्वामी फैंग, क्या आपके पास कोई आदेश है? साउथ वुल्फ ने आदरपूर्वक पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम ये फैंग और जेंटल स्नो के बीच का रिश्ता तोड़ दो। उन्हें आपस में लड़ाने का कोई तरीका सोचो, फिर ये फैंग को भगवान के लोक से गायब कर दो। लेकिन इस मामले में पाताल लोक की संलिप्तता का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। समझे? फैंग शुवानयांग ने ठंडे लहजे में कहा। समझ गया। यह अधीनस्थ आपके आदेशों का पालन करेगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि युवा स्वामी फैंग मुझे कुछ और सहायक उपलब्ध करा देंगे। इससे मेरा काम और आसानी से हो जाएगा, साउथ वुल्फ मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है, मैं आपकी सहायता के लिए पाताल लोक के रक्षकों की एक टुकड़ी भेजूंगा। लेकिन आपको इसे और भी खूबसूरती से अंजाम देना होगा, फैंग जुवानयांग ने कहा। अंडरवर्ल्ड गार्ड्स नाम सुनते ही साउथ वुल्फ चौंक कर उछल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फैंग ने यंग मास्टर फैंग को अंडरवर्ल्ड की मूल शक्ति अंडरवर्ल्ड गार्ड्स को तैनात करने के लिए कैसे उकसाया था। इतना ही नहीं, ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी टीम को चुनौती थी। युवा स्वामी फैंग, निश्चिंत रहें, यह अधीनस्थ आपके आदेशों का बिना किसी चूक के पालन करेगा, साउथ वुल्फ ने आश्वासन दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्टार रिवर वैली। शी फैंग के हाथ में मौजूद अगाध तलवार से अचानक घोर काली लपटें निकलने लगीं। ये काली लपटें तुरंत ही स्वर्ण श्रेणी की विशाल तलवार और 10 रजत भोंक तलवारों को अपनी चपेट में ले लिया। इन लपटों से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी ने इन हथियारों को पिघला दिया। काली लपटों का तापमान बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर का था। पलक झपकते ही यहां तक कि उत्तम स्वर्ण श्रेणी की विशाल तलवार भी धातु के एक टुकड़े में पिघल गई और अगाध ब्लेड लगातार उस हथियार के सार को अवशोषित करता रहा। निगलने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगाध ब्लेड एक विशाल काली ज्वाला से प्रज्वलित हो उठा। काली ज्वाला एक जीवित प्राणी की तरह थी जो एक काले अजगर में परिवर्तित हो गई। अजगर का आकार लगभग 200 से 300 मीटर ऊंचे एक विशाल पर्वत के समान था और उसके पूरे शरीर पर स्टील से भी अधिक कठोर गहरे काले शल्क थे। कुछ ही क्षण बाद काले अजगर ने एक ऐसी गर्जना की जिससे आकाश में छाए काले बादल तुरंत छट गए। अजगर की गर्जना ने पूरी तारा नदी घाटी को स्तब्ध कर दिया और यहां तक कि चांदी की नदी में रहने वाली सुनहरी मछलियां भी स्तब्ध रह गईं, बिल्कुल स्थिर। जादुई हथियार। हवा में तैरते हुए फॉस्ट ने जैसे ही अगाध तलवार से काले अजगर को निकलते देखा, वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। उसका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा भी अब सदमे से भर उठा। ये कैसे संभव है? तुम्हारे जैसा नौजवान जादुई हथियार चला रहा है और अभी तक इसका श्राप महसूस नहीं किया। पहली नजर में शी फैंग से परिचित ब्लैकी और लोनली शैडो भी शायद इस वस्तु को नहीं समझ पाएंगे।
फ्रीजिंग शैडो डार्ट्स एक समय में केवल एक ही लक्ष्य पर हमला कर सकते थे। नुकसान पहुंचाने के लिए किसी कौशल का उपयोग करने की तुलना में ये बहुत कमजोर था, तो यह 1000 गोल्डन फिश जैसे लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता था। फाउस्ट ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और चुपचाप मछली पकड़ने के अपने काम में वापस लौट गया। ब्लैकी, लोनली स्नो, इधर आओ और गोल्डन फिश को पकड़ने में मेरी मदद करो। शी फैंग अपने साथियों से बात करते हुए चांदी की नदी की ओर उड़ गया। हालांकि दोनों को यह नहीं पता था कि शी फैंग क्या करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उन्होंने उस पर बिना शर्त भरोसा करने का विकल्प चुना। तो चलिए शुरू करते हैं। उन दोनों ने जादुई जाल से सुनहरी मछली को पकड़ने की तैयारी पूरी करने के बाद शी फैंग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। शी फैंग ने जैसे ही बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला को सक्रिय किया, वह एक हाथ में अगाध तलवार और दूसरे हाथ में हिमपात छाया लेकर मछलियों के समूह की ओर दौड़ पड़ा। इसके बाद शी फैंग ने एबिसल ब्लेड को उस स्थान की ओर चलाया जहां गोल्डन फिश की सबसे अधिक सांद्रता थी। गरजती हुई चमक, क्षण भर में 20 से अधिक सुनहरी मछलियों पर 3 विद्युत चिंगारियां फैल गईं, जिससे उन्हें क्रमशः -1846, -2389 और -3201 का भयावह नुकसान हुआ। कुछ सुनहरी मछलियों को गंभीर आघात भी लगा, जिससे उन्हें हुआ नुकसान दोगुना होकर -3692, -4778 और -6402 हो गया। कुछ मछलियों पर तो विनाशकारी अभिशाप भी छा गया, जिससे उनके गुण तुरंत 40% कम हो गए और उनकी अधिकतम शक्ति घटकर 60,000 अंक रह गई। पृथ्वी विखंडक, थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन। 3 व्यापक क्षेत्रीय आक्रमण कौशलों के बाद गोल्डन फिश शी फैंग द्वारा मारे गए प्रत्येक जीव की कम से कम 20,000 एचपी कम हो गई। जिन जीवों पर गंभीर प्रहार हुए, उनकी 30,000 से अधिक एचपी कम हो गई, जबकि जिन जीवों पर विनाशकारी अभिशाप पड़ा, उनकी लगभग आधी एचपी तुरंत कम हो गई। इन नुकसानों को देखकर ब्लैकी और लोनली स्नो दोनों हक्का बक्का रह गए। उन्हें तो लगा कि वे सपना देख रहे हैं। 3 विशाल क्षेत्रीय प्रभाव वाले कौशलों का उपयोग करने के बाद बिखर जाओ और जाओ, डार्क वायलेंट डांस कहते हुए उसने फ्रीजिंग शैडो को लहराया और डार्क वायलेंट डांस को सक्रिय किया। क्षियु क्षियु क्षियु। क्षण भर में 10 से अधिक फ्रीजिंग शैडो डार्ट्स ने डूमकस से ग्रस्त गोल्डन फिश को भेद दिया। प्रत्येक डार्ट ने -1700 से अधिक का नुकसान पहुंचाया। साथ ही डार्क वायलेंट डांस के क्षति प्रसार प्रभाव ने आसपास की प्रत्येक गोल्डन फिश को -600 से अधिक का नुकसान पहुंचाया। पलक झपकते ही 100 से अधिक गोल्डन फिश की एचपी हेल्थ लेवल कम हो गई। फ्रॉस्ट ग्रेनेड के विपरीत फ्रीजिंग शैडोज में कोई कूलडाउन नहीं था। एक निश्चित समयावधि में कोई खिलाड़ी कितने डार्ट्स फेंक सकता था, ये पूरी तरह से उसकी अटैक स्पीड पर निर्भर करता था। अगाध ब्लेड के गुणों में सुधार के कारण शी फैंग की आक्रमण गति काफी बढ़ गई थी। फॉस्ट के बफ के अतिरिक्त शी फैंग आसानी से एक साथ 20 फ्रीजिंग शैडो डार्ट्स फेंक सकता था। हालांकि स्थिरता और सटीकता बनाए रखने के लिए शी फैंग ने एक बार में फेंके जाने वाले डार्ट्स की संख्या 12 तक सीमित कर दी। शी फैंग के अनियंत्रित हमलों के कारण कयामत के श्राप से ग्रस्त सुनहरी मछलियों की शक्ति एचपी तेजी से घटने लगी। देखते ही देखते इन सुनहरी मछलियों की 60,000 एचपी घटकर गंभीर स्तर पर पहुंच गई, जिससे वे अपंग अवस्था में चली गईं। लोनली, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? ब्लैकी ने लोनली स्नो के कंधों पर थपकी दी और अपनी उंगली से अपंग गोल्डन फिश के समूह की ओर इशारा किया। लोनली स्नो की निगाहें सुस्त पड़ गईं और उसने स्तब्धता में अपना सिर हिलाया। गोल्डन फिश की एचपी में तेजी से हो रही कमी की तुलना में लोनली स्नो शी फैंग की तकनीकों से कहीं अधिक हैरान था। वह केवल शी फैंग के हाथों द्वारा छोड़ी गई अनगिनत परछाइयों को ही देख पाया। लोनली स्नो के शी फैंग के हाथों को स्पष्ट रूप से देखने से पहले ही 10 से अधिक फ्रीजिंग शैडो डार्ट्स निकल चुके थे। ऐसी गति किसी असॉल्ट राइफल के बराबर थी। शी फैंग की बेमिसाल गति के अलावा उसकी सटीकता ने भी दूसरों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। उसके द्वारा दागा गया हर तीर कयामत के श्राप से ग्रस्त सुनहरी मछली पर सटीक निशाने पर लगा। इतना ही नहीं, वे तीर सुनहरी मछली के कोमल पार्श्व पेट पर भी लगे। अगर लोनली स्नो शी फैंग की जगह होता तो उसके लिए एक बार में एक फ्रीजिंग शैडो तीर दागकर निशाना लगाना भी बड़ी बात होती। 10 से अधिक तीर एक साथ दागकर सुनहरी मछली के पार्श्व पेट पर निशाना लगाना तो दूर की बात है। जब मैं इस स्तर की तकनीक हासिल कर लूंगी तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। लोनली स्नो शी फैंग की डांट फेंकने की तकनीक की कल्पना में पूरी तरह खो गई थी। दिमाग में सपने देखना बंद करो और जल्दी से उस घायल सुनहरी मछली को पकड़ो, शी फैंग ने जल्दबाजी में आदेश दिया। इसी समय ब्लैकी और लोनली स्नो आखिरकार अपने विचारों से बाहर आए। उन्होंने तुरंत जादुई जालों का उपयोग करके घायल गोल्डन फिश को पकड़ लिया।
एक मछली, दो मछलियां, तीन मछलियां। शी फैंग ने महज 30 सेकंड में 3 गोल्डन फिश को पनडुब्बी बना दिया। शी फैंग की इस तेज रफ्तार ने खुद फाउस्ट को भी चौंका दिया और उसके दिल में हल्की सी पीड़ा हुई। हालांकि डैमेज एम्प्लीफिकेशन, डूम कज और डार्क वायलेंट डांस का प्रभाव समाप्त होते ही गोल्डन फिश की पकड़ने की गति तुरंत धीमी हो गई। शी फैंग थंडरिंग फ्लैश, अर्थ स्प्लिटर, थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन और डार्क वायलेंट डांस के कूलडाउन के समाप्त होने तक ही प्रतीक्षा कर सकता था, जिसके बाद वह अपना हमला फिर से शुरू कर सकता था। कुल मिलाकर शी फैंग के समूह ने औसतन प्रति मिनट 5 सुनहरी मछलियां पकड़ी। 1 घंटे के भीतर वे लगभग 300 सुनहरी मछलियां पकड़ सकते थे और 4 घंटे के भीतर वे आवश्यक 1000 सुनहरी मछलियां एकत्र करके मिशन पूरा कर सकते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया, पता ही नहीं चला और 4 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। अकेले तुमने कितनी मछलियां पकड़ी? मुझे 618 मिले। आपको? हा हा हा, मेरे पास तुमसे ज्यादा है। मेरे पास 645 हैं। अगर हम इन्हें जोड़ें तो हमारे पास 1263 हो जाएंगे। हम पहले ही फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक आइटम के बदले ट्रेड करने के लिए लक्षित 1000 तक पहुंच चुके हैं। नेता, हिम्मत बनाए रखें। हमारे पास अभी भी कुछ समय बचा है। हम शायद 100 या उससे अधिक सुनहरी मछलियां भी इकट्ठा कर लें और बदले में डार्क गोल्ड श्रेणी की कोई वस्तु प्राप्त कर लें। ब्लैकी और लोनली स्नो ने उत्साह से सुनहरी मछली पकड़ ली। जैसे जैसे उनके थैलों में सुनहरी मछलियों की संख्या लगातार बढ़ती गई, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस स्थिति में एकमात्र दुर्भाग्य ये था कि शी फैंग इन सुनहरी मछलियों पर हमला करके अपनी कौशल दक्षता नहीं बढ़ा सका। उसे अपने प्रयासों से एक भी अनुभव अंक प्राप्त नहीं हुआ। अगर वह सामान्य परिस्थितियों में इतने सारे लेवल 20 स्पेशल एलीट को मार गिराता, तो वे तीनों अब तक 2 या 3 लेवल ऊपर चढ़ चुके होते। हालांकि शी फैंग को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ब्लैकी और लोनली स्नो ही ऐसे थे जिन्हें फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक के आइटम की दुर्लभता के बारे में पता नहीं था। उन्हें शायद लंबे समय तक इसे हासिल करने का दूसरा मौका न मिले। फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक का आइटम हेवनली ड्रैगन्स ब्रेथ पाने के लिए अभी 1-2 दिन भी खर्च करना फायदेमंद होगा, कुछ घंटों की तो बात ही छोड़िए। अगर शी फैंग के पास फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक का कोई आइटम होता तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती। जब तक वह उसे धारण करता तब तक वह शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों का सामना करते हुए भी उन्हें अपनी जबरदस्त ताकत से हरा सकता था। ईश्वर के राज्य में कोई भी कमजोर का अनुसरण करने को तैयार नहीं था। खिलाड़ी केवल बलवानों का ही सम्मान करते थे। यदि शी फैंग अपना खुद का आभासी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था तो उसे सबसे पहले खुद को सशक्त बनाना होगा। तभी वह दूसरों को अपने पीछे आने के लिए आकर्षित कर सकता था। गॉड्स डोमेन के शुरुआती दौर में शी फैंग जैसे खिलाड़ी, जिन्होंने अभी तक अपनी वर्कशॉप शुरू नहीं की थी, विभिन्न बड़े गिल्डों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का कोई मौका नहीं था। गॉड्स डोमेन में कई उच्च स्तरीय फील्ड बॉस थे जो मूल्यवान लूट प्रदान करते थे। कुछ बॉस तो डार्क गोल्ड श्रेणी की वस्तुएं भी देते थे। यदि भाग्य साथ देता तो खिलाड़ियों का सामना हाई लॉर्ड श्रेणी के राक्षस से भी हो सकता था। हालांकि हाई लॉर्ड रैंक के मॉन्स्टर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे, फिर भी उनसे एपिक रैंक की वस्तु मिलने की संभावना बहुत कम थी। किसी गिल्ड के लिए एपिक रैंक की वस्तु की उपयोगिता स्पष्ट थी। इससे न केवल खिलाड़ी की व्यक्तिगत शक्ति बढ़ती थी, जिससे वे और भी शक्तिशाली मॉन्स्टरों को मार सकते थे, बल्कि इससे कई प्रसिद्ध खिलाड़ी भी गिल्ड में शामिल होते थे, जिससे गिल्ड की समग्र शक्ति और भी बढ़ जाती थी। उच्च स्तरीय राक्षसों या उच्च लॉर्ड रैंक के राक्षसों से निपटने के मामले में बड़े गिल्ड अपनी संख्या बल से उन्हें आसानी से हरा सकते थे। हालांकि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन अगर उन्हें उच्च स्तरीय उपकरण मिल जाते तो सब कुछ सार्थक हो जाता। वहीं छोटे गिल्ड और कार्यशालाओं के पास ऐसी क्षमताएं नहीं होती थीं, और इस स्थिति में बड़े गिल्डों के लिए उच्च स्तरीय उपकरण प्राप्त करना कहीं अधिक आसान हो जाता था। समय बीतने के साथ साथ दोनों के बीच का अंतर बढ़ता ही जाता और जल्द ही छोटे गिल्डों के पास बड़े गिल्डों का मुकाबला करने का कोई मौका ही नहीं बचता। हालांकि बड़ी संख्या में सदस्यों वाला गिल्ड बनाना आसान काम था, लेकिन इन खिलाड़ियों को गिल्ड में बने रहने और सुख दुख में साथ देने के लिए राजी करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। सदस्यों के आपसी सहयोग को बेहतर बनाने के लिए समय आवश्यक था। गिल्ड को एक ऐसे बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता थी जो गिल्ड सदस्यों का उचित प्रबंधन कर सके। इसके अलावा नए सदस्यों को आकर्षित करने के लिए गिल्ड को पर्याप्त आकर्षक प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए थी। साथ ही इसमें सुधार के लिए पर्याप्त गुंजाइश और उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं भी होनी चाहिए थीं। वहीं उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं का मतलब एक सशक्त नेता का होना था।
इनमें से कोई भी बिंदु अधूरा नहीं होना चाहिए था, अन्यथा भर्ती किए गए सदस्य आसानी से गिल्ड छोड़ सकते थे। मार्शल यूनियन, असैसिन्स एलायंस और ओरोबोरोस जैसी गिल्ड्स ने लंबे समय से एक मजबूत नींव रखी हुई थी। उनका नेतृत्व भी शीर्ष स्तर के शक्तिशाली लोगों द्वारा किया जाता था। इसलिए जैसे ही वे किसी नए वर्चुअल रियलिटी गेम में प्रवेश करते, वे बहुत तेजी से खुद को विकसित कर लेते थे। वे लगातार बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भर्ती भी करते थे, इसलिए चाहे उन्हें भारी नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े, वे बहुत जल्दी फिर से उठ खड़े होते थे। वहीं शैडो जैसी स्टार्टअप गिल्ड्स के पास तो एक उचित कल्याण प्रणाली भी नहीं थी। अगर वे कम समय में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को भर्ती करना चाहते, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था, जिससे गिल्ड्स में ठहराव आ सकता था और शायद गिरावट भी आ सकती थी। इसलिए शी फैंग ने कुलीन वर्ग का मार्ग चुना। उसने सबसे पहले गिल्ड की नींव के रूप में एक शक्तिशाली टीम बनाने की योजना बनाई। फिर वह धीरे धीरे इसमें सुधार करेगा और गिल्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाएगा। वह शैडो के नक्शेकदम पर नहीं चलेगा, जहां गिल्ड बाहर से तो शानदार दिखता था, लेकिन असल में उसमें कई खामियां थीं जो एक भी वार सहने में असमर्थ थीं। यदि शी फैंग एक मजबूत नींव रखना चाहता था, तो शक्तिशाली सदस्यों का होना नितांत आवश्यक था, विशेष रूप से जीरो विंग जैसे नवस्थापित गिल्ड और कार्यशाला के लिए। दूसरों से कहीं अधिक शक्ति के बिना वे अन्य विशेषज्ञों को कैसे दबा सकते थे और उन्हें गिल्ड में भर्ती कर सकते थे? केवल असाधारण शक्ति के बल पर ही जीरो विंग दूसरों को अपने गिल्ड में उन्नति की संभावनाएं दिखा सकता था। इस बीच खंडित पौराणिक श्रेणी की वस्तु निस्संदेह शी फैंग के लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत थी। समय लगभग समाप्त हो गया है। अब मुझे अंतिम चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 4 घंटे से अधिक समय तक पूरी ताकत से लड़ने के बाद शी फैंग पसीने से तरबतर हो चुका था। मानसिक और शारीरिक रूप से वह बुरी तरह थक चुका था और लगभग बेहोश होने वाला था। अगर उस खंडित पौराणिक श्रेणी की वस्तु का आकर्षण न होता, तो वह कब का गहरी नींद में सो गया होता। इसके तुरंत बाद शी फैंग ने अपने पास मौजूद सभी फ्रॉस्ट ग्रेनेड और सभी टिया मैजिक स्क्रॉल निकाले। फिर उसने उन्हें ब्लैकी और लोनली स्नो में बांट दिया। ये वस्तुएं बहुत कीमती हैं, हम इनका एक साथ उपयोग करेंगे। इन्हें बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, शी फैंग ने पार्टी चैट में सख्ती से कहा। भाई फैंग, निश्चिंत रहें। मैं एक शाप प्रबंधक हूं, इसलिए मेरे लिए इन प्रथम श्रेणी के जादुई स्क्रॉलों को जारी करना कोई समस्या नहीं होगी। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। ब्लैकी और लोनली स्नो भी इन वस्तुओं का भार महसूस कर सकते थे। फ्रॉस्ट ग्रेनेड की बात छोड़ दे तो इतनी बड़ी मात्रा में प्रथम श्रेणी के जादुई स्क्रॉल का मूल्य ही अतुलनीय था। यदि कोई दुर्घटना होती, तो उनका नुकसान असामान्य रूप से भारी होता। मेरे साथ मिलकर सुनहरी मछलियों के उस समूह पर हमला करो। शी फैंग ने एक इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड फेंका, जिससे सुनहरी मछलियों का एक समूह वहीं जम गया। फिर उसने थंडरिंग फ्लैश का इस्तेमाल किया, जिससे उन पर क्षति प्रवर्धन प्रभाव और डूम कस का असर हुआ। इसके तुरंत बाद उसने एक अग्नि प्रकार का प्रथम श्रेणी का मैजिक स्क्रॉल खोला और सुनहरी मछलियों के समूह पर हमला कर दिया। ब्लैकी और लोनली स्नो ने भी एक साथ अपने फ्रॉस्ट ग्रेनेड फेंके, जिससे सभी गोल्डन फिश जम गईं। इसके बाद उन्होंने टिया मैजिक स्क्रॉल का इस्तेमाल किया और तुरंत ही भीषण बमबारी शुरू कर दी। चांदी की नदी में धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी, जिससे लहरों की कई परतें उठ खड़ी हुई। भीषण क्षति के कारण गोल्डन फिश समूह की एचपी, हेल्थ एंड पावर तेजी से नीचे गिरने लगी। शी फैंग के पहले विस्फोट की तुलना में यह विस्फोट कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह देखकर फाउस्ट अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या ये नौजवान लड़के मेरी पारिवारिक विरासत को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं? खेल के इस चरण में टिया मैजिक स्क्रॉल की शक्ति खिलाड़ियों की जादुई क्षमताओं से कहीं अधिक थी। शी फैंग द्वारा प्रयुक्त अग्नि और हिम प्रकार की जादुई शक्तियों की शक्ति विशेष रूप से भयावह थी। टिया स्क्रॉल फ्लेम एक्सप्लोजन ने गोल्डन फिश को तुरंत -6000 से अधिक का नुकसान पहुंचाया, जबकि एक अन्य टिया स्क्रॉल कोल्ड विंड ब्लोइंग ने -5000 से अधिक का नुकसान पहुंचाया। शी फैंग के समूह के तीनों सदस्यों द्वारा एक साथ हमला करने के कारण गोल्डन फिश के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। फ्रॉस्ट ग्रेनेड से जम जाने के कारण गोल्डन फिश बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रही थी। टिया मैजिक स्क्रॉल्स ने उन पर एक के बाद एक जादुई हमले किए, जिससे गोल्डन फिश का एचपी तेजी से कम होता गया और वे अपंग अवस्था में पहुंच गईं। 10 मिनट से अधिक समय तक चले भीषण हमले के बाद शी फैंग ने मूनलाइट फॉरेस्ट से प्राप्त किए गए सभी प्रथम श्रेणी के आक्रमण प्रकार के जादुई स्क्रॉल पूरी तरह से समाप्त कर दिए। उन्होंने ब्लैकविंग सिटी से खरीदे गए फ्रॉस्ट ग्रेनेड भी पूरी तरह से खत्म कर दिए थे।
सभी इस्तेमाल की गई वस्तुओं का कुल मूल्य कम से कम 20 सोने के सिक्के था। इस नुकसान से एक सामान्य गिल्ड दिवालिया हो सकता था। हालांकि इन 10 मिनटों के दौरान उनकी पकड़ी गई मछलियों की संख्या काफी अधिक थी। उन्होंने इस दौरान कुल 247 सुनहरी मछलियां पकड़ी, जिससे उनकी कुल संख्या बढ़कर 1510 हो गई, जो शी फैंग के शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक थी। उन्होंने लक्ष्य संख्या को पूरी तरह से हासिल कर लिया था। भाई फैंग, ये रही वो सुनहरी मछली जो मैंने पकड़ी है। ये रहा मेरा भी। ब्लैकी और लोनली स्नो ने उत्साहपूर्वक पकड़ी गई सभी सुनहरी मछलियां शी फैंग को सौंप दी। उनकी आंखों में उत्सुकता थी और वे शी फैंग द्वारा स्वर्गीय ड्रैगन की सांस के बदले में उसे देने का इंतजार कर रहे थे। वे ये देखना चाहते थे कि खंडित पौराणिक श्रेणी की वस्तु के गुण कितने शक्तिशाली होते हैं। जैसे ही शी फैंग को सभी सुनहरी मछलियां प्राप्त हुईं, उसके चेहरे पर झिझक के भाव दिखाई दिए। शुरू से ही उसका लक्ष्य स्वर्गीय ड्रैगन की सांस प्राप्त करना था, लेकिन अब उसके पास लगभग 500 अतिरिक्त सुनहरी मछलियां थीं, जो उसके शुरुआती अनुमानों से कहीं अधिक थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन अतिरिक्त मछलियों के बदले वह किस प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करे। भाई फैंग, क्या हुआ? शी फैंग के विचारशील चेहरे को देखकर ब्लैकी ने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। अभी हमारे पास 500 से ज्यादा अतिरिक्त गोल्डन फिश हैं, इसलिए हम इनसे और भी कई आइटम हासिल कर सकते हैं। अगर हम इन्हें डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के बदले एक्सचेंज करें, तो हमें 2 से 3 पीस मिल सकते हैं। अगर हम इन्हें लेवल 15 फाइन गोल्ड इक्विपमेंट में बदलें, तो हमारे पास 10 से ज्यादा पीस के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। अगर हम इन्हें सीक्रेट सिल्वर रैंक के आइटम के बदले एक्सचेंज करें, तो हम पूरी पार्टी को इनसे लेस कर सकते हैं, जिससे पार्टी की ताकत काफी बढ़ जाएगी। हालांकि हम 500 गोल्डन फिश के बदले एक एपिक रैंक का आइटम भी ले सकते हैं, शी फैंग ने कहा। जब सभी लोग लेवल 15 पर पहुंच जाएंगे, तो क्या पूरी टीम लेवल 15 के सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट से पूरी तरह लेस हो पाएगी? ये सोचकर ही ब्लैकी उत्साह से काम उठा। हालांकि उन्हें लेवल 15 तक पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा, और जब तक वे उस लेवल तक पहुंचेंगे, उपकरणों की कमी कम हो जाएगी। फिर भी गुप्त चांदी के उपकरणों से पूरी तरह लैस एक दल बनाना किसी प्रथम श्रेणी के गिल्ड के लिए भी संभव नहीं था। इन प्रथम श्रेणी के गिल्डों के भी सबसे श्रेष्ठ सदस्यों के पास भी ज्यादा से ज्यादा गुप्त चांदी के उपकरणों के 1 या 2 टुकड़े ही होंगे। इसके अलावा उपकरण लेवल 10 के होंगे, लेवल 15 के नहीं। संभवतः केवल वे कुछ ही शीर्ष विशेषज्ञ जो स्तर 15 तक पहुंचे थे, गुप्त चांदी उपकरणों का पूरा सेट प्राप्त कर सकते थे। हालांकि उनके लिए भी स्तर 15 के गुप्त चांदी उपकरणों का पूरा सेट प्राप्त करना असंभव था। इसका अर्थ ये था कि जैसे ही जीरो विंग दल के सभी सदस्य स्तर 15 पर पहुंचेंगे, वे तुरंत ईश्वर के क्षेत्र में एक शीर्ष दल बन जाएंगे। प्रमुख गिल्डों के किसी भी कुलीन दल का उनके बराबर होना असंभव होगा। क्या हम प्रथम श्रेणी के गिल्डों की सभी कुलीन पार्टियों को पीछे छोड़ सकते हैं और भगवान के क्षेत्र में शीर्ष स्तर की 15वीं कुलीन पार्टी बन सकते हैं? लोनली स्नो भी उत्साहित हो गया। आप लोगों का क्या विचार है? शी फैंग ने पूछा। ब्लैकी और लोनली स्नो गहरी सोच में डूब गए। यह एक बेहद गंभीर मामला था, क्योंकि यह जीरो विंग वर्कशॉप के भविष्य के विकास से संबंधित समस्या थी। तीनों ने कुछ देर सोचने के बाद अचानक कहा, भाई फैंग, मेरा सुझाव है कि आप एपिक रैंक की वस्तु के लिए अदला बदली करें। हालांकि लेवल 15 पर पहुंचते ही हमारी टीम को सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट से लेस करना बहुत शानदार होगा, लेकिन भविष्य में हमें और सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट मिलना नामुमकिन नहीं है। वहीं एपिक रैंक का आइटम तो हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा, और हमें ये भी नहीं पता कि ऐसा मौका हमें दोबारा कब मिलेगा। यह एक बेहद दुर्लभ अवसर है, इसलिए हमें इसे बिना किसी झिझक के हासिल कर लेना चाहिए। हालांकि एपिक रैंक की वस्तु केवल एक व्यक्ति की ताकत बढ़ा सकती है, लेकिन इससे पार्टी को उतना लाभ नहीं मिलता। हालांकि पार्टी में एक शक्तिशाली सदस्य होने से हमें सीक्रेट सिल्वर रैंक की वस्तुएं आसानी से मिल जाएंगी। दूसरी ओर, भले ही हमारी पार्टी सीक्रेट सिल्वर उपकरणों से पूरी तरह लेस हो, फिर भी हमें एक भी एपिक रैंक की वस्तु नहीं मिलेगी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए लेवल 15 के सीक्रेट सिल्वर उपकरण देर सवेर बेकार हो जाएंगे। लेकिन एपिक रैंक की वस्तु की बात अलग है। इससे हमें लंबे समय तक लाभ मिल सकता है। मैं भी सहमत हूँ। एक बड़े गिल्ड के लिए एपिक रैंक की वस्तु से होने वाले सुधार 100 से अधिक सीक्रेट सिल्वर रैंक की वस्तुओं के बराबर नहीं हो सकते। फिर भी ये बड़े गिल्ड एक एपिक रैंक की वस्तु के बदले सैकड़ों सीक्रेट सिल्वर रैंक की वस्तुएं देने को तैयार रहते हैं। कारण यह है कि 100 या उससे अधिक सीक्रेट सिल्वर रैंक की वस्तुएं होने से हमारी ताकत अस्थायी रूप से बढ़ सकती है, लेकिन भविष्य का क्या?
नेताजी, मुझे लगता है कि हमें इसके बदले एक एपिक रैंक की वस्तु ही ले लेनी चाहिए। ब्लैकी और लोनली स्नो ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने शी फैंग को अपनी पूरी ईमानदारी से राय दी थी। दोनों का मानना था कि शी फैंग के और मजबूत होने पर जब तक वे लेवल 15 तक पहुंचेंगे वह उन्हें ढेर सारे अच्छे उपकरण दे सकता है। तो फिर वे ऐसा काम क्यों करें जो मुर्गी को मारकर अंडा पाने जैसा हो। ठीक है, मैं देख लेता हूं कि व्यापार के लिए उपलब्ध एपिक रैंक की वस्तुएं भविष्य में हमारे काम आएंगी या नहीं। अगर वे बेकार निकली तो मैं उनके बदले लगभग 1 दर्जन फाइन गोल्ड रैंक की वस्तुएं ले लूंगा। शी फैंग ने सिर हिलाया। वास्तव में शी फैंग ने भी इस बारे में सोचा था। हालांकि वह बहुत स्वार्थी भी नहीं हो सकता था। फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी रैंक की वस्तु की तुलना में एपिक रैंक की वस्तु उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। इसलिए अन्य वस्तुओं के लिए लेन देन करते समय उसे सभी की राय का ध्यान रखना आवश्यक था। आखिरकार ये परिणाम सभी के संयुक्त प्रयासों से ही संभव हो पाया था। युवा साहसी, ये रही वस्तुओं की सूची। इसे देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आप किन वस्तुओं का व्यापार करना चाहते हैं, फॉस्ट ने सख्त चेहरे के साथ कहा। उन्हें सचमुच उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने खड़ा युवक इतना शक्तिशाली होगा। वर्षों से संजोए हुए दिव्य ड्रैगन की सांस को हासिल करना। अतीत में तो उन्होंने इसे बेचने से इनकार कर दिया था, यहां तक कि जब किसी ने 30,000 सोने के सिक्के भी पेश किए थे। लेकिन आज वे इसे मात्र 1,000 सोने की मछलियों के बदले बेच रहे थे। शी फैंग ने वस्तुओं की सूची देखी और पाया कि व्यापार के लिए 3 अतिरिक्त एपिक श्रेणी की वस्तुएं उपलब्ध थीं। इनमें हॉट ऑफ लाइट नामक एक हार, स्टार चेजर नामक एक धनुष और मेविस गार्ड नामक एक छड़ी शामिल थी। डार्क गोल्ड और फाइन गोल्ड श्रेणी की वस्तुओं की बात करें तो वे बड़ी संख्या में उपलब्ध थीं। लगभग हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध थी। हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली वस्तु अभी भी खंडित पौराणिक श्रेणी की वस्तु हेवनली ड्रैगन की सांस थी। ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि हेवनली ड्रैगन ब्रेथ को खरीदना पड़ता था। शेष 3 एपिक रैंक की वस्तुओं में से एक धनुष था जो रेंजर्स का हथियार था और यह उनकी वर्तमान टीम के लिए बेकार था। इसलिए केवल हार और छड़ी ही विकल्प के रूप में बचे थे। हालांकि जब शी फैंग ने इन दोनों वस्तुओं के गुणों को देखा तो वह तुरंत अवाक रह गया। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सी वस्तु उसकी पार्टी के लिए सबसे अधिक व्यक्तिगत सुधार लाएगी। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? शी फैंग की निगाहें उसके सामने मौजूद 2 एपिक रैंक की वस्तुओं के बीच बार बार घूम रही थीं। वह अनिर्णय की स्थिति में था। इस दृश्य को देखकर फाउस्ट ने बस मुस्कुरा दिया। उसे सबसे ज्यादा युवाओं की व्यथित छवि देखना पसंद था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद शी फैंग को अचानक बहुत पहले की यादों में एक नाम याद आया। ये नाम कभी ईश्वर के क्षेत्र में गूंजता था। हालांकि समय के प्रकोप के कारण ये नाम धीरे धीरे गुमनाम और भुला दिया गया। आदरणीय लॉर्ड फॉस्ट, मैं हेवनली ड्रैगन ब्रेथ, मेविस गार्ड और इस लेवल 15 सीक्रेट सिल्वर रैंक वाली अंगूठी रिंग ऑफ ग्लोरी के बदले में कुछ लेना चाहती हूँ, शी फैंग ने कहा। तुम्हें इस मामले के बारे में कैसे पता चला? शी फैंग द्वारा बदले जाने वाली वस्तुओं के बारे में सुनकर फॉस्ट एकदम अवाक रह गया। उसने अविश्वास से शी फैंग को घूरते हुए पूछा। गति जोड़ 20%, आक्रमण गति जोड़ 30%, स्तरों को अनदेखा करें जोड़ 10। सभी आइटम स्तर की आवश्यकताओं को 10 स्तरों तक कम कर दिया गया है। अतिरिक्त कौशल 1, ड्रैगन का अधिकार। दिव्य ड्रैगन की शक्ति से आसपास के सभी शत्रुओं को दबाएं, 30 गज की दूरी के भीतर के शत्रुओं पर भय का प्रभाव डालें और 1 मिनट के लिए उनकी आक्रमण शक्ति को 20%, आक्रमण गति को 20% और गति को 20% तक कम कर दें। कूलडाउन 3 मिनट। अतिरिक्त कौशल 2, ड्रैगन ब्रीथ। आपके सामने 30 तारांकन 5 गज की रेखा में 6 गुना क्षति पहुंचाता है। 20% संभावना है कि आप 2 सेकंड के लिए बेहोश हो जाएंगे। कूलडाउन 5 मिनट। अतिरिक्त कौशल 3, स्वर्गीय ड्रैगन की शक्ति। यह उपयोगकर्ता को अस्थायी रूप से स्वर्गीय ड्रैगन की शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे एचपी 300%, शक्ति 100% और रक्षा 300% बढ़ जाती है और 2 मिनट के लिए सभी नियंत्रण प्रभावों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कूलडाउन 3 घंटे। ड्रैगन स्लेयर मेकासेरू के पास कभी स्वर्गीय ड्रैगन की सांस थी। यह मूल रूप से एक पौराणिक श्रेणी की वस्तु थी जिसमें ड्रैगन जनजाति की दबी हुई शक्ति समाहित थी। देवताओं के बीच युद्ध के परिणामस्वरूप हुए नुकसान के कारण इसकी शक्ति बहुत कम हो गई है। हालांकि स्वर्गीय ड्रैगन की सांस में अतुलनीय जादुई शक्ति है और इसमें स्वयं को पुनर्स्थापित करने की क्षमता है। 3 मैजिक स्टार और 1 ड्रैगन हॉट से इसकी पिछली महिमा को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान पुनर्स्थापना 0/4। मेविस का रक्षक स्टाफ, एपिक रैंक।
स्तर 1 स्तर 60। उपकरण आवश्यकता इंटेलिजेंस 80। उपयोगकर्ता के स्तर के अनुसार विशेषताएं समायोजित हो जाती हैं। जादुई क्षति जोड़ 20%। अधिकतम माना जोड़ 20%। माना खपत -10%। स्तरों को अनदेखा करें जोड़ 10। सभी जादुई कौशलों के स्तर में जोड़ 2 की वृद्धि। सभी आइटम स्तर की आवश्यकताओं को 10 स्तरों तक कम कर दिया गया है। अतिरिक्त निष्क्रिय कौशल प्रकाश का भाला। हमला करते समय इस कौशल के सक्रिय होने की 15% संभावना होती है, जिससे लक्ष्य पर प्रकाश का भाला दागा जाता है और 200% जादुई क्षति होती है। अतिरिक्त कौशल 1 प्रकाश का संरक्षक। लक्ष्य को सभी जादुई क्षति से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, शारीरिक क्षति को 80% तक कम करता है और 20 सेकंड के लिए प्रति सेकंड 5% एचपी की वसूली करता है। कूलडाउन 20 मिनट। अतिरिक्त कौशल 2 प्रकाश के तारे। 5 गज के दायरे में मौजूद लक्ष्यों को 500% जादुई क्षति पहुंचाता है, या 20 गज के दायरे में मौजूद लक्ष्यों को 300% जादुई क्षति पहुंचाता है। क्षति 15 सेकंड तक हर सेकंड 10% बढ़ती है। कूलडाउन 30 मिनट। मेविस का रक्षक एक समय प्रकाश की देवी मेविस द्वारा आशीर्वादित एक छड़ी थी। इसमें अतुलनीय रूप से शक्तिशाली जादू समाहित है। हालांकि छड़ी के निर्माण में प्रयुक्त सीमित सामग्रियों के कारण यह अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ है। यदि एक कुशल कारीगर 5 रेडिएंट गॉड स्टील का उपयोग करके छड़ी का पुनर्निर्माण करता है, तो इसका अधिकतम स्तर 100 तक बढ़ सकता है। गौरव की अंगूठी गुप्त रजत रैंक। स्तर 15। उपकरण आवश्यकता खुफिया जानकारी 40। बुद्धि जोड़ 24, जीवन शक्ति जोड़ 1-5, सहन शक्ति जोड़ 10, ताकत जोड़ 8, चपलता जोड़ 8। सभी प्रकार की प्रकाश प्रेरित जादुई शक्तियों की क्षति को 15% तक बढ़ा देता है। ये एक खंडित पौराणिक श्रेणी की वस्तु और एक महाकाव्य श्रेणी की वस्तु है। क्या वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हैं? ब्लैकी और लोनली स्नो की आंखें तीनों वस्तुओं के गुणों को देखकर लगभग अपनी जगह से बाहर निकल आईं। पहले उन्हें लगता था कि सीक्रेट सिल्वर हथियार के गुण पहले से ही शक्तिशाली हैं। अब इन गुणों को देखने के बाद ही उन्हें समझ आया कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपसे अधिक शक्तिशाली कोई न कोई हमेशा होगा। फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी और एपिक रैंक के हथियारों के सामने सीक्रेट सिल्वर हथियार बस कचरा।